अध्याय 91 क्रूर जानवर। प्रवेश द्वार पर खड़े पहरेदारों ने जब किन यून को दौड़ते हुए देखा तो वे दंग रह गए। जब तक वे कुछ समझ पाते वे बहुत दूर जा चुके थे। क्या ये सचमुच किन यून था? क्या वह स्वर्ग के दंत टॉवर में बंद नहीं है? एक अधेड़ उम्र के पहरेदार ने आश्चर्य से कहा, ये किन यून है, मुझे जल्दी से इसकी सूचना देनी है। एक बूढ़े गार्ड ने कहा और जल्दी से वहां से चला गया। 1 महीने पहले किन यून, जो स्वर्ग के दंत टॉवर में कैद था, वास्तव में बाहर आ गया था। गार्डों को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, उन्हें केवल इतना पता था कि यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने तुरंत इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को दी। किन यून स्वर्ग दंडक टॉवर से बाहर आया और उसने बाहर विशेष रूप से वातावरण में हुए भारी बदलावों को देखा। बाहर आने के बाद वह तुरंत बांस के जंगल में स्थित अपने निवास स्थान की ओर दौड़ा। बैम्बू वुड्स हाउस के दरवाजे कसकर बंद थे, अंदर कोई नहीं था और आंगन घास फूस से भरा हुआ था। एक नजर डालने पर ही पता चल जाता था कि वह कई दिनों से खाली पड़ा है। शिक्षक ने वास्तव में हुआ लिंग वू अकादमी छोड़ दी। किन यून पूरी तरह से हैरान था और उसने अंदर ही अंदर आह भरी। इसके बाद वह जल्दी से प्रिंसिपल झांग के निवास पर पहुंचे, जो एक लाल लकड़ी की इमारत थी। हुआ लिंग मार्शल आर्ट्स अकादमी में मार्शल आर्ट्स अभ्यास मैदान के बगल में एक 3 मंजिला लकड़ी की इमारत में प्रिंसिपल झांग के लकड़ी के भवन में बने अध्ययन कक्ष में वह किताब पढ़ रहा था। अचानक उसकी नजर सफेद कपड़े पहने किन यून पर पड़ी, जो मुस्कुरा रहा था। वह इतना घबरा गया मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रवेश परीक्षा देने आया हूँ। 1 महीने पहले मैंने जियांग लैंग को अंतिम परीक्षा में हराया था। ऐसा लगता है कि मेरे पास अभी भी इनाम के तौर पर 1 लाख क्रिस्टल सिक्के बचे हैं। उस दिन किन यून को 10 श्रेष्ठ तात्विक अमृतों का पुरस्कार मिला ही था कि ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के लोगों ने उसे रोक दिया। जब राष्ट्रपति झांग ने किन यून की आवाज सुनी तो उन्होंने पुष्टि की कि यह कोई भ्रम नहीं था। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुम बाहर कैसे आए? मैंने पगोडा के शीर्ष पर एक छेद बनाया और बाहर भागने से पहले अपने शरीर को सिकोड़ने के लिए अस्की सिकोड़ने की कला का उपयोग किया। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी करो और मेरे लिए पंजीकरण कराओ। प्रिंसिपल झांग की भौहें तन गईं। सभी जानते थे कि स्वर्ग का दंत टॉवर बेहद मजबूत है। 9वें स्तर का मार्शल बॉडी साधक भी इससे बच नहीं पाएगा। 5वें स्तर का मार्शल बॉडी किशोर तो क्या, ये भी नहीं हो सकता। आप हमेशा ऐसी बातें करते हैं जो सामान्य ज्ञान के विरुद्ध हैं। राष्ट्रपति झांग केवल इस तथ्य को स्वीकार कर सकते थे और किन यून के लिए नए सेमेस्टर में अकादमी में प्रवेश की प्रक्रियाओं को पूरा कर सकते थे। जब से ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस वाला वो लड़का मार्शल आर्ट्स अकादमी में आया है, उसकी ट्यूशन फीस बिल्कुल नहीं बढ़ पाई। उसकी कीमत 1 लाख क्रिस्टल सिक्कों के बराबर है। किन यून ने भौहें चढ़ाईं। भागने के लिए उसने अपने सारे क्रिस्टल सिक्के हेवन पनिशर टॉवर में खर्च कर दिए थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कितने महंगे। प्रिंसिपल झांग ने नए छात्र को एक टोकन देते हुए कहा, ट्यूशन फीस बढ़ेगी तो संसाधन भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेंगे। नए सेमेस्टर की प्रतियोगिता में कुल 10 दिन थे, 8 दिन हो चुके हैं। क्या तुम जाना चाहोगे? ये प्रतियोगिता ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस द्वारा आयोजित है। जानवरों का शिकार मुख्य कार्यक्रम है। बिल्कुल, किन यून ने जल्दी से कहा। उसे अफसोस हुआ कि इतने दिन छूट गए। हुआ लिंग वू अकादमी के पश्चिम की ओर ऊंची दीवारों से घिरा एक विशाल उद्यान था। किन यून राष्ट्रपति झांग के पीछे बगीचे के प्रवेश द्वार तक गया। यह उद्यान कई वर्षों से अस्तित्व में था और अत्यंत विशाल था। वर्तमान में इसका उपयोग प्रतियोगिताओं और परीक्षणों के लिए किया जा रहा था। प्रिंसिपल झांग ने कहा, ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस ने बड़ी संख्या में खतरनाक जानवरों को इकट्ठा किया है। उनकी ताकत 5वें स्तर के मार्शल बॉडी के बराबर है। उन्हें हराने के लिए एक क्लास टीम की जरूरत है और 9वें दस्ते में सिर्फ तुम हो। इसमें तुम्हें अकेले ही जानवरों का शिकार करना और उन्हें मारना होगा। जो सबसे ज्यादा मारेगा उसे सबसे अच्छे नतीजे मिलेंगे और इनाम भी मिलेगा। किन यून उत्सुकता से मुस्कुराते हुए बोला, क्या मैं अब अंदर जा सकता हूँ? तुम्हें दुष्ट जानवरों से सावधान रहना होगा। सिर्फ 2 दिन बचे हैं और तुम उनमें से कुछ से ज्यादा को नहीं मार सकते, इसलिए खुद पर जोर मत डालो। दरवाजा खोलने के बाद राष्ट्रपति झांग कुछ और शब्द कहना चाहते थे, इससे पहले कि किन यून अंदर आ गए। पलक झपकते ही वह चले गए। यदि कोई हुआ लिंग वू अकादमी या अन्य मार्शल आर्ट अकादमियों में संसाधन प्राप्त करना चाहता है तो उसे इन प्रतियोगिताओं या परीक्षाओं में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने होंगे। बस 2 दिन बचे हैं। मुझे जल्दी से उन दुष्ट जानवरों को ढूंढना होगा और कुछ इनाम पाने की पूरी कोशिश करनी होगी। मैं नहीं चाहता कि वो 1 लाख की ट्यूशन फीस बर्बाद हो जाए। किन यून ने मन ही मन सोचा। वाला टिल्डा टिल्डा टिल्डा। आसमान बादलों से घिरा हुआ था, घने बादल छा गए थे। जोरदार बारिश होने लगी और मौसम अचानक बदल गया। परीक्षण उद्यान का जंगल अंधकार में और ठंडा हो गया, कीचड़ से भर गया। बारिश जोरों से हो रही थी और दुष्ट जानवरों का सारा नामो निशान मिटा रही थी। अब उन दुष्ट जानवरों का पता लगाना और भी मुश्किल हो गया था। किन यून ने राक्षसी जानवर की कमजोर आभा को महसूस करने के लिए अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित किया। दुष्ट जानवर भी एक प्रकार के राक्षसी जानवर थे। आक्रोश से प्रभावित होने के कारण वे और भी अधिक क्रूर और क्रूर हो गए। उनके शरीर और आभा सामान्य राक्षसी जानवरों से भिन्न थे, इसलिए उन्हें पहचानना बहुत आसान था। समझ गया, मैं आंतरिक आध्यात्मिक घूर्णन कौशल का उपयोग करके देखूंगा। किन यून का हृदय धड़क उठा जब उसने अपनी आदिम आत्मा को मुक्त किया। आदिम आत्मा का मन से बहुत गहरा संबंध था। यह आदिम आत्मा के माध्यम से एक प्रबल मानसिक ऊर्जा को मुक्त कर सकती थी, जिससे व्यक्ति उस पर बेहतर नियंत्रण रख सकता था। अचानक किन यून को कुछ पता चला। वह मन ही मन खुश हुआ। आदिम आत्मा वाकई बहुत शक्तिशाली है।
इसकी वजह से मैं उस क्रूर जानवर को पहचान पाया और वह बिल्कुल साफ था। वह निर्दयी क्रूर जानवर लगातार एक निर्दयी आभा बिखेर रहा था। यह एक प्रकार की मानसिक ऊर्जा तरंग थी जिसे किन यून की आदिम आत्मा ने ग्रहण कर लिया था। कुछ ही क्षणों बाद किन यून एक झाड़ी के पास पहुंचा। अचानक एक ग्रे सुअर जो काली गैस से भरा हुआ था बाहर निकला। कमीने, किन यून दहाड़ा। जैसे ही उसने जल्दी से विशालकाय आत्मा राजा हथौड़ा निकाला और थंडर्स ट्रेमर शैली के साथ सुअर के सिर पर प्रहार किया। क्रोधित गड़गड़ाहट हुई। उसके बाद हथौड़े ने जंगली सुअर के सिर को छेद दिया जिससे एक आग जैसी लाल चमक निकली। जंगली सुअर चिल्लाया और जमीन पर गिरकर मर गया। क्या ये बहुत शक्तिशाली नहीं है? किन यून ने मरे हुए जंगली सुअर को देखा और अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसने उसे अपने भंडार में रख लिया और अगले जानवर की तलाश जारी रखी। वो इस राक्षस को एक ही वार में ढेर कर सकता था। अगर कोई और छात्र ये देख लेता तो उसकी ताकत देखकर दंग रह जाता। ये तो आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले अगर दोनों कक्षाओं के छात्र एकजुट भी हो जाते तो भी वे इस जंगली सुअर को हरा नहीं पाते। हालांकि दुष्ट जानवर क्रूर थे लेकिन वे बिल्कुल भी मूर्ख नहीं थे। वे ज्यादा लोगों से बचने की पूरी कोशिश करते थे और किसी से मिलते भी नहीं थे, इसलिए उन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल था। हालांकि अपनी आदिम आत्मा के माध्यम से किन यून आसानी से एक दुष्ट जानवर की आभा को महसूस कर सकता था। जब वह उसके पास जाता तो जानवर को पता चलता कि वहाँ केवल एक ही व्यक्ति है और वह तुरंत बाहर कूद जाता, लेकिन उसके हथौड़े से कुचलकर नीचे गिर जाता। 2 दिन बीत चुके थे और बहुत से लोग बगीचे के प्रवेश द्वार के सामने इकट्ठा हो गए थे। वहाँ शिक्षक, शाही शहर के अधिकारी और ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के कुछ वृद्ध लोग भी थे। वे किन यून के लिए आए थे। जिस क्षण स्वर्ग दंडक टावर से किन यून के भागने की खबर फैली उसने पूरे स्वर्गीय किन साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। बहुत से लोग जानते थे कि स्वर्गीय दंडक मीनार कितनी भयानक थी। इसने पहले भी बॉडी टेम्परिंग दायरे के 9वें स्तर पर लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उन्होंने शुरू में सोचा था कि किन यून को 10 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा या यहाँ तक कि अंदर कैद कर दिया जाएगा। सबसे डरावनी बात ये थी कि पुष्टि के बाद स्वर्ग के दंड टावर का शीर्ष वास्तव में किसी की जलती हुई लपटों से अंदर से जल गया था। किन यून के पास बैंगनी सोने जैसी अग्नि मार्शल आत्मा थी, इसलिए उसकी छोड़ी हुई लपटें बेहद भयानक थीं। यह एक सर्वविदित तथ्य था, इसलिए वह केवल इस तथ्य पर विश्वास कर सकता था। लगभग हर कक्षा में छात्र बुरी तरह घायल थे, जिससे पता चलता था कि जानवर कितने शक्तिशाली थे। किन यून बाहर नहीं आया, लेकिन उसने विभिन्न कक्षाओं की उपलब्धियों की गिनती शुरू कर दी थी। इसकी देखरेख राष्ट्रपति झांक कर रहे थे। शिक्षक अपनी कक्षा के बच्चों को आत्मा की कलाकृतियां उधार देते थे और उन्हें दुष्ट जानवरों को संग्रहित करने के लिए अंदर जाने देते थे। अब वर्ग के नेताओं ने अपने भंडारण आत्मा कलाकृतियों से जानवरों की लाशें निकाल ली थीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने गिनती पूरी कर ली। सबसे ज्यादा मारे गए 8 दस्ते थे, जिनमें कुल 9 खूंखार जानवर थे। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। इन दुष्ट जानवरों की ताकत इतनी जबरदस्त है कि आप लगभग हर दिन एक को मार सकते हैं। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। नीले रंग का गाउन पहने एक अधेड़ उम्र के शिक्षक ने गर्व से हंसते हुए कक्षा 8 के मॉनिटर के सिर पर थपथपाया। इस क्लास मॉनिटर का नाम झाओ दे था। उसकी शक्ल नीले गाउन वाले बूढ़े आदमी से मिलती जुलती थी। साफ जाहिर था कि वे बाप बेटे थे। नीले वस्त्र पहने अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति भी ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस का एक शिष्य था। उसे यहाँ शिक्षक नियुक्त किया गया था और उसका नाम झाओ गुआंगवेई था। अध्याय 92 शांत हृदय की गोली। कक्षा 8 के एक छात्र ने ऊंची आवाज में कहा, ये सब कक्षा प्रतिनिधि झाओ दे की बदौलत है। इनमें से 8 जानवर तो उसने ही मारे थे। ये सुनकर झाओ दे का चेहरा गर्व से भर गया। वह मुस्कुराया और बोला, यह इसलिए भी है क्योंकि सब लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं। अब हमारी कक्षा ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। पुरस्कार एक सर्वोच्च श्रेणी की स्पिरिट पिल, हॉट कंसोलिडेटिंग पिल है, और 1 लाख क्रिस्टल सिक्के। मुझे केवल कोर कंसोलिडेटिंग पिल और 50,000 क्रिस्टल सिक्के चाहिए और बाकी आप लोगों में बांट दिए जाएंगे। उपस्थित सभी छात्र समझ गए कि झाओ दे बड़ा हिस्सा पाने की कोशिश कर रहा था। जब कक्षा 8 के 10 से अधिक विद्यार्थियों ने ये सुना तो वे झट से मुस्कुराए और उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन मन ही मन वे बहुत दुखी थे। हालांकि किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। झाओ दे 15 साल की उम्र में ही मार्शल बॉडी क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंच चुका था। उसने ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस का नीला वस्त्र पहना हुआ था, जो उसकी हैसियत का प्रतीक था। उनके पिता झाओ गुआंगवेई ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के एक बाहरी शिष्य थे। हालांकि वे मार्शल बॉडी क्षेत्र के केवल 7वें स्तर पर थे, फिर भी 8वें स्तर के मार्शल बॉडी शिक्षक को भी ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस को ठेस पहुंचाने के डर से आदरपूर्वक व्यवहार करना पड़ता था। 2 महीने की समृद्धि के बाद जो लोग अचानक क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में स्थित ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस पर उतरे थे, उन्हें पहले से ही मार्शल दाओ की पवित्र भूमि माना जाता था। वहां से आने वालों को भड़काने की किसी की हिम्मत नहीं थी। हालांकि अफवाहों के अनुसार जब ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस उतरा तो किन यून ने एक शिष्य को मौके पर ही अपंग बना दिया था। इसलिए ऐसे कई लोग थे जिन्हें ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के शिष्यों द्वारा धमकाया गया था, जो गुप्त रूप से किन यून की प्रशंसा करते थे। अब आप पुरस्कार दे सकते हैं। झाओ दे ने गर्व भरे भाव से प्रिंसिपल झांग की ओर देखा और चिल्लाया। प्रिंसिपल झांग ने थोड़ा सा मुंह बनाया। एक छात्र होने के नाते झाओ दे वास्तव में उनके सामने बहुत घमंडी व्यवहार कर रहा था। अतीत में कोई राक्षसी प्रतिभा भी ऐसा अभिमानी और नीच चेहरा दिखाने का साहस नहीं करती थी। अभी भी एक कक्षा ऐसी है जिसकी हमने गिनती नहीं की है, प्रिंसिपल झांग ने ठंडे स्वर में कहा। एक और कक्षा थी जो जाहिर तौर पर कक्षा 9 थी।
कक्षा 9 में सिर्फ किन यून था। उसने 2 दिन पहले ही उसमें प्रवेश लिया था। हर कोई जानता था कि किन यून शक्तिशाली था, लेकिन वह 2 दिनों में कितने दुष्ट जानवरों को मार सकता था। तुम किन यून की बात कर रहे हो, है ना? उसे शायद किसी खूंखार जानवर ने खा लिया होगा। झाओ गुआंगवेई ने व्यंग्य किया, इस बार हमारी 8वीं कक्षा जीती है। जल्दी से इनाम दो। उन्हें भी लगा कि किन यून का जीतना असंभव है, लेकिन फिर भी उनमें आशा की एक किरण जगी रही। जैसे ही वह पुरस्कार देने वाला था, अचानक गर्म हवा का एक झोंका आया। किन यून ने आग के बादल की सीढ़ियां चढ़ीं और उड़ गया। इसके अलावा वह अपने कंधे पर एक विशाल काले भेड़िए का शव उठाए हुए था। कुछ ही देर बाद वह बगीचे के गेट से बाहर निकल गया। जब किन यून बाहर आया तो तियानकिन के पुराने अधिकारी और ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के बूढ़े व्यक्ति की आंखों में एक निर्दयी भाव झलक रहा था। जब झाओ दे ने किन यून को देखा तो उसने व्यंग्य करते हुए कहा, ये तो कोई क्रूर जानवर है। बस इतना बताओ, अगर वह 2 दिन अंदर रहा तो कितनों को मार सकेगा? उसमें इतनी ताकत तो है कि वह अकेले ही 2 दिन में एक क्रूर जानवर को मार सकता है। झाओ गुआंगवेई ने राहत की सांस ली और प्रिंसिपल झांग से आग्रह किया, जल्दी करो और इनाम सौंप दो। प्रिंसिपल झांग अपने सामने खड़े इस पिता पुत्र की जोड़ी से बहुत नाखुश थे, लेकिन उनके पास उन इनामों को निकालने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही वह उन्हें सौंपने वाले थे, रुको! किन यून ने जल्दी से चिल्लाते हुए काले भेड़िए को जमीन पर रख दिया। क्या बात है, मैंने 9 खूंखार जानवरों को मार डाला है, फिर भी तुम्हारे पास सिर्फ एक ही है? झाओ दे ठंडे स्वर में चिल्लाया, मैं अपने भंडार में इतनी सारी आत्मा की कलाकृतियां नहीं रख सकता, इसलिए मैं उन्हें साथ ले जा रहा हूँ। किन यून मंद मंद मुस्कुराया। हर कोई थोड़ा चिंतित था क्योंकि उन्होंने देखा कि किन यून लगातार अपने भंडारण स्थान से एक क्रूर जानवर की लाश निकाल रहा था। 1, 2, 3, 4, 5, 9, उसके साथ जो भेड़िया था उसके अलावा कुल 10 खूंखार जानवर थे। वे सभी छात्र बहुत डरे हुए थे। वे पहले भी दुष्ट जानवरों से लड़ चुके थे, इसलिए वे जानते थे कि वे कितने भयानक थे। इतने सारे लोगों के एक साथ काम करने के कारण उनके लिए एक को मारना मुश्किल था। फिर भी किन यून ने अकेले ही उनमें से 10 को मार गिराया था। मैं तो बस सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। और भी बहुत कुछ है। किन यून मुस्कुराया और फिर उसने अपने भंडार से राक्षसी जानवर की लाश निकालना शुरू किया। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसे देखकर जैसे वह उन खूंखार जानवरों की लाशें निकाल रहा था। उनकी आंखें बाहर गिरने को थीं, वहां सचमुच अभी भी, और सिर्फ एक नहीं। कुछ ही देर बाद किन यून ने जानवरों की लाशों के ढेर निकाले। उनकी संख्या 50 थी। झाओ दे का चेहरा अविश्वास से भर गया। वह इतना सदमे में था कि बोल नहीं पा रहा था। शिक्षकों और बुजुर्गों ने पहले ही देख लिया था कि अधिकांश जानवरों पर हथौड़ों के निशान थे। हिडन ड्रैगन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता के दौरान किन यून की भयानक हथौड़ा तकनीक ने कई लोगों पर गहरी छाप छोड़ी थी। राक्षसी जानवर के शरीर पर चोटें हथौड़े की तकनीक के कारण हुई थीं। सबने गिनती की, किन यून ने बाकी सभी वर्गों के कुल जानवरों से ज्यादा खतरनाक जानवरों को मारा था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कहा कि भंडारण की कलाकृतियां अंदर नहीं आ सकती। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि किन यून की भंडारण आत्मा कलाकृति में 50 से ज्यादा जानवर समा सकते थे। अंदर की जगह भी छोटी नहीं थी। यह एक उच्च स्तरीय भंडारण आत्मा कलाकृति थी। दरअसल किन यून ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मानसिक शक्ति बढ़ने के साथ ही 9 यांग दिव्य आत्मा के भीतर भंडारण स्थान का विस्तार हो जाएगा। ये बेहद चमत्कारी था। कुछ देर पहले मेरे ध्यानपूर्वक अवलोकन के बाद मुझे एहसास हुआ कि इन जानवरों पर ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के निशान हैं। ये पुष्टि की जा सकती है कि किन यून ने उन्हें अंदर से ही मारा था। प्रिंसिपल झांग अपने सदमे से उबरने के बाद खिलखिलाकर हंसे। झाओ गुआंगवेई ने गहरी सांसें लीं और इसे स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने जोर से पूछा, किन यून, तुमने ये कैसे किया? मैं भी 2 दिनों में इतने सारे लोगों को नहीं मार सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो, किन यून ने कहा। मेरा मतलब ये है कि तुमने जानवर को इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया? झाओ गुआंगवेई ने थोड़े गुस्से भरे लहजे में पूछा। राक्षसी जानवर के शरीर पर लगी चोटों से कोई भी बता सकता था कि उसे 3-3 बार में मारा गया था। कुछ चोटें किन यून के हमलों से लगी थीं। मैं मार्शल बॉडी क्षेत्र के 5वें स्तर पर ही हूँ। राक्षसों को लगता है कि मैं अकेला हूँ, इसलिए वे सब मुझ पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। किन यून ने हंसते हुए कहा, लेकिन वे सब मरने आए थे। प्रिंसिपल झांग ने जल्दी से किन यून को शांत हृदय की गोली और 1 लाख क्रिस्टल सिक्के थमा दिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह इस दौर में प्रथम स्थान पाने का इनाम है। आपके लिए बेहतर होगा कि आप आत्माशास्त्र की साधना के बाद हृदय को सुदृढ़ करने वाली गोली खाएं और साथ ही आत्माशास्त्र को मजबूत करते हुए हृदय सूत्र को भी दृढ़ करें। किन यून ने सिर हिलाया और बार बार उसे धन्यवाद दिया। झाओ दे ने दांत भींचे और गुस्से से किन यून को देखा। जो इनाम मिलने वाला था वो यूं ही छीन लिया गया। ट्रैंक्विल हॉट पिल एक दुर्लभ और मूल्यवान गोली थी जिसकी कोई कीमत नहीं थी। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में भी ये बेहद दुर्लभ थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि झाओ दे और उसका बेटा इतने घबराए हुए और हताश थे। किन यून को ये गोली देना बहुत अनुचित है। झाओ गुआंगवेई अचानक चिल्लाया, क्योंकि खूंखार जानवरों का शिकार करने और उन्हें मारने की प्रतियोगिता के दौरान मुझे उम्मीद नहीं थी कि किन यून इसमें भाग लेंगे। इसके अलावा हृदय को मजबूत करने वाली गोली उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं थी, लेकिन ये दूसरों के लिए बेहद उपयोगी थी। हमें हृदय को मजबूत करने वाली गोली नंबर 2 को देनी चाहिए और फिर नंबर 1 को अन्य पुरस्कार देने की व्यवस्था करनी चाहिए। अपने बेटे को बहुमूल्य हृदय शक्तिवर्धक गोली दिलाने के लिए झाओ गुआंगवेई को हर संभव प्रयास करना पड़ा। शिक्षक झाओ सही कह रहे हैं।
स्टार पैलेस के एक बूढ़े आदमी ने कहा। किन यून का विरोध करने वाले अन्य लोगों ने भी तुरंत उसकी भावनाओं का समर्थन किया। झाओ गुआंगवेई आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराया। उसने अध्यक्ष झांग की ओर देखा और आगे कहा, देखो, सब ऐसा ही सोचते हैं। साफ है कि किन यून द्वारा ट्रैंक्विल हॉट पिल प्राप्त करने से सभी नाखुश हैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने देखा कि किन यून ने ट्रैंक्विल हॉट पिल निकाली और उसे निगल लिया। किन यून ने झाओ गुआंगवेई के बदसूरत हरे चेहरे को देखा और हंसते हुए कहा, स्वाद बहुत अच्छा है। अध्याय 93 उड़ते हुए जूते। झाओ गुआंगवेई का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। शुरू में तो उसने सोचा था कि वो मौके का फायदा उठाएगा, लेकिन इस वक्त उसके पास कोई और मौका नहीं बचा था। हर कोई हैरान था, क्योंकि हॉट कंसोलिडेटिंग पैलेट जैसे उच्च स्तरीय पैलेट्स को खाने के लिए आमतौर पर एक शांत जगह ढूंढनी पड़ती थी और धीरे धीरे उन्हें परिष्कृत करना पड़ता था। जहाँ तक किन यून की बात है, उसने इसे ऐसे खाया जैसे ये चीनी हो। इसका उसके शोधन की औषधीय शक्ति पर गहरा असर पड़ा होगा। अभी प्रतियोगिता का दूसरा दौर बाकी है, प्रिंसिपल झांग ने जल्दी से कहा। किन यून को अपने शरीर में दवाइयों का असर महसूस हुआ और उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। खैर, कुछ भी हो, इसमें कुछ समय तो लगेगा ही। देखो, यहाँ कई छात्र घायल हैं। झाओ गुआंगवेई समझ गया कि किन यून औषधीय शक्ति को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हम तुरंत दूसरा दौर शुरू करेंगे। प्रतियोगिता के इस दूसरे दौर का इनाम ट्रैंक्विल हॉट पिल से कहीं बेहतर है। यह एक उच्च श्रेणी का गहन रैंक मार्शल कौशल है। सभी छात्र उत्साहित थे, यहाँ तक कि झाओ दे भी बेहद उत्साहित था। उच्च स्तरीय ब्लैक रैंक मार्शल आर्ट बहुत कीमती थे। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में भी इसे सीखना इतना आसान नहीं था। किन यून ने राष्ट्रपति झांग की ओर देखा और उन्हें सिर हिलाते हुए देखा। अब हम दूसरा दौर शुरू कर सकते हैं, झाओ गुआंगवेई ने पूछा। ट्रैंक्विल हॉट पिल एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक गोली थी जिसमें अत्यंत प्रबल औषधीय गुण थे। यदि इसे परिष्कृत करने पर ध्यान न दिया जाए तो इससे औषधीय शक्ति नष्ट हो सकती थी और शरीर को नुकसान भी पहुंच सकता था। इस स्थिति में अगर किन यून दूसरे दौर में भाग लेना जारी रखना चाहता था तो उसे केवल औषधीय शक्ति को ही बाहर निकालना था। ये हृदय को मजबूत करने वाली गोली को बर्बाद करने के बराबर होता। सबके दिलों में ट्रैंक्विल हॉट पिल के लिए दर्द था, ये सोचकर कि किन यून ने इसे बर्बाद कर दिया था। किन यून ज्यादा चिंतित नहीं था। ब्लैक यांग फॉर्मूला को उसकी उत्कृष्ट अवस्था तक विकसित करने के बाद उसने उसके औषधीय प्रभावों को बहुत तेजी से परिष्कृत किया। दूसरा दौर क्या है? किन यून जानता था कि दूसरा दौर होगा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी जल्दी शुरू हो जाएगा। तेज प्रतिस्पर्धा के लिए यहाँ से भागो। जो भी हुआ लिंग मार्शल आर्ट्स अकादमी के द्वार तक सबसे तेज पहुंचेगा उसे उच्च श्रेणी की प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट प्राप्त होगी। 2 या 3 लोग उच्च श्रेणी की प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट प्राप्त कर पाएंगे। प्रिंसिपल झांग ने कहा, मार्शल बॉडी के 5वें स्तर में प्रवेश पाने वाले सभी छात्रों को इसमें भाग लेने की अनुमति है। शुरू करने की तैयारी करो। मार्शल बॉडी क्षेत्र के 5वें स्तर पर 200 से ज्यादा छात्र थे। वे सभी तैयार थे और जाने के लिए तैयार थे। वे प्रिंसिपल झांग के शुरू करो चिल्लाने का इंतजार कर रहे थे। हमारे शिक्षकों को प्रवेश द्वार पर जाकर इंतजार करना चाहिए। झाओ गुआंगवेई का चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था, मानो उसका बेटा पक्का जीत जाएगा। जाने से पहले उसने झाओ दे की तरफ मुस्कुराकर देखा। झाओ दे ने किन यून को देखा, जो अपनी आंखें बंद करके भौहें चढ़ा रहा था, और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, भले ही आप औषधीय प्रभावों को दबा न दें, फिर भी आप इस प्रतियोगिता में मेरे मुकाबले नहीं टिक पाएंगे। प्रतियोगिता में भाग ले रहे छात्र किन यून को वहां निश्चल खड़ा देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें नहीं लग रहा था कि वे प्रथम आएंगे, लेकिन फिर भी उन्हें अपने दूसरे या तीसरे स्थान पर आने का पूरा भरोसा था। यदि किन यून भाग लेते तो वे शीर्ष 3 स्थानों में से एक पर कब्जा कर लेते और उनके शीर्ष 3 में प्रवेश करने की संभावना और भी कम हो जाती। किन यून पालथी मारकर बैठ गया और गोली को परिष्कृत करने लगा। उसने सोचा था कि वह हृदय को मजबूत करने वाली गोली के असर को दबा सकता है, लेकिन उसने सर्वोच्च श्रेणी की स्पिरिट गोली की ताकत को कम करके आंका था। उसके पास अपने हृदय को शांत करने और उसे परिष्कृत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब गति प्रतियोगिता का दूसरा दौर शुरू होगा। प्रिंसिपल झांग केवल दूसरे दौर की शुरुआत की घोषणा कर सकते थे। बगीचे के प्रवेश द्वार से हुआ लिंग वो अकादमी के मुख्य द्वार तक जाना कोई सीधा रास्ता नहीं था। प्रशिक्षण मैदान और मुख्य द्वार तक पहुंचने से पहले कई मोड़ और मोड़ थे। प्रिंसिपल झांग आसमान में उड़े और मुख्य द्वार की ओर बढ़े। जमीन पर दौड़ रहे छात्र की आंखें काबिल प्रिंसिपल झांग के लिए ईर्ष्या से भरी थीं। अगर वह उड़ भी पाता तो जरूर पहला स्थान हासिल कर पाता। झाओ देखो, वह क्यों उड़ रहा है? एक छात्र अचानक चिल्लाया। उसके जूते देखो, ये एक उड़ने वाली आत्मा की कलाकृति थी। अरे, ये तो असल में एक आत्मा की कलाकृति इस्तेमाल कर रहा है। उसे ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस से आने के लिए किसने कहा था? मैंने सुना है कि उसके दादा ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में काफी रुतबे वाले इंसान हैं। उसके पिता एक शिक्षक हैं और उसके दादा का दर्जा भी कम नहीं है। उसके लिए एक जोड़ी फ्लाइंग बूट पहनना सामान्य बात है। सब लोग झाओ दे को देख रहे थे, जो ईर्ष्या और जलन से हवा में उड़ रहा था। उनके मन में बहुत नाराजगी थी। झाओ दे ने नीले रंग के जूते पहने हुए थे। हालांकि वे हवा में तैर रहे थे, लेकिन उनकी गति प्रिंसिपल झांग से काफी कम थी। इसके अलावा वह लड़खड़ा रहे थे और बिल्कुल भी स्थिर नहीं थे। साफ था कि वह पहली बार उन्हें पहन रहे थे। शुरुआती बिंदु पर केवल किन यून अकेला था। हुआ लिंग वो अकादमी के मुख्य द्वार पर सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। तो मैं पहले से ही मार्शल बॉडी क्षेत्र के 6ठे स्तर के करीब हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं इसे दबा नहीं सकता।
मुझे उम्मीद है कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। किम यून को सुखद आश्चर्य हुआ, लेकिन साथ ही बेहद असहाय भी। मौजूदा हालात को देखते हुए उसके लिए गति प्रतियोगिता में भाग लेना संभव नहीं था। हृदय को मजबूत बनाने वाली गोली के रहस्यमय औषधीय गुणों से पोषित होने के बाद उसके शरीर में 3 क्लासिक्स तेजी से समेकित और मजबूत हो गए। एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध बना जैसे कि वे एक साथ मिल रहे हों। हृदय को मजबूत करने वाली गोली में 9 सूर्यों की आध्यात्मिक ऊर्जा भी थी। चूंकि उसके पास 9 सूर्यों की आत्मा थी, इसलिए वह सबसे ज्यादा औषधीय ऊर्जा ग्रहण कर पाया। परिवर्तन और मजबूती लाने वाली पहली चीज थी हॉट मेरिडियन। क्योंकि उसने पहले भी गहन हृदय घास खाई थी, इसलिए जब उसने काले पीले हृदय मेरिडियन की खेती की थी तो उसकी अस्थि मेरिडियन और उसके पूरे शरीर में मेरिडियन बहुत मजबूत हो गए थे और काफी हद तक फैल गए थे। इस क्षण तीनों महान शास्त्र एक हो गए। उस भव्य हृदय संयोजी गोली के प्रभाव से वह फिर से अत्यधिक सुदृढ़ हो गया। उसके शरीर की नाड़ियां और भी अधिक दृढ़ हो गईं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं काली पीली हड्डी की खेती करने में सक्षम हो सकता हूँ। जैसे जैसे औषधीय शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती गई, किम यून ने गहरी सांस ली और आंखें खोलीं। एक ही विचार से उसकी आंतरिक शक्ति घनीभूत हो गई थी। उनकी मजबूत हुई मेरिडियंस के विस्तार के माध्यम से उनकी आंतरिक शक्ति एक पल में उनके पूरे शरीर में प्रवाहित हो गई और अतुलनीय रूप से सहज थी। किम यून अपने शरीर में आंतरिक शक्ति के उभार से उत्पन्न शक्तिशाली शक्ति को गहराई से महसूस कर सकता था। वह खुद को थोड़ा उत्साहित महसूस किए बिना नहीं रह सका और उसने मन ही मन आह भरी। यह आंतरिक तात्विक ऊर्जा के साथ आंतरिक शक्ति के मुक्त होने का एहसास है। यह अनुभूति ड्रैगन की 6 शैलियों से प्राप्त आंतरिक शक्ति से पूरी तरह भिन्न थी। ड्रैगन की 6 शैलियों द्वारा निर्मित आंतरिक शक्ति बहुत हिंसक थी और उसे नियंत्रित करना कठिन था। मैं आखिरकार मार्शल बॉडी क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच गया हूँ। गुरुजी, मेरा इंतजार कीजिए। मैं 20 साल की उम्र से पहले मार्शल बॉडी के 9वें स्तर में जरूर प्रवेश करूंगा। किम यून की आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं और वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने आकाश में लड़खड़ाते झाओ दे की ओर देखा और उपहास किया। उसने मन ही मन सोचा, मैं मार्शल बॉडी के 6ठे स्तर पर आखिरकार प्रतिबंधित अग्नि मेघ चरणों को मुक्त करने में सक्षम हूँ। उसने अग्नि बादल की आंतरिक शक्ति को प्रवाहित किया और अपने पैरों की ओर बढ़ा। उसके पैरों के नीचे एक हल्की बैंगनी सुनहरी लौ प्रकट हुई। वाह! उसके पैर कांपने लगे और हवा की एक लहर फूट पड़ी। उसने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई और पलक झपकते ही वह सैकड़ों मीटर दूर पहुंच गया। किम यून ने एक कदम आगे बढ़ाया और धड़ाम से तेज गति से शून्य को पार कर गया। पल भर में वह दर्जनों मीटर दूर था। गति प्रतियोगिता में सबसे तेज दौड़ने वाला झाओ दे था, जिसने उड़ने वाले जूते पहने हुए थे। जैसे ही वे गेट पर पहुंचने वाले थे, किसी ने अचानक चिल्लाकर कहा, हमारे पीछे देखो। झाओ गुआंगवेई, जो प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा था, पहले तो बहुत खुश था, लेकिन जब उसने किम यून को लापरवाही से चलते देखा तो उसकी आत्मसंतुष्ट मुस्कान तुरंत गायब हो गई। अध्याय 94 किम यून है। झाओ दे दरवाजे से लगभग 100 मीटर दूर था कि अचानक उसे पीछे से गर्म हवा आती हुई महसूस हुई। उसने तुरंत अपना सिर घुमाया और देखा कि यह किम यून था जो हवा में बेकार कदमों से दौड़ रहा था। जल्दी करो! झाओ गुआंगवेई घबराहट में चिल्लाया और झाओ दे को जगा दिया। झाओ दे के सदमे के कुछ सेकंड में किम यून पहले ही 200 मीटर से अधिक की दूरी तय कर चुका था और दरवाजे के बहुत करीब था। झाओ दे हवा में लहराते हुए उड़ रहा था। कुछ दर्जन मीटर उड़ने के बाद किम यून अचानक उसके पास से उड़कर आया। वह हुआ लिंग वू अकादमी के द्वार से गुजरा और सबसे पहले वहां पहुंचा। झाओ गुआंगवेई के मुंह का कोना फड़क उठा। भले ही वो नर्क में था, पर उसे ज्यादा सिरदर्द नहीं हुआ। अग्नि मेघ के चरणों की महान पूर्णता, ज्वलंत मेघ को नष्ट करने वाली। प्रिंसिपल झांग ने अपनी बूढ़ी आंखें चौड़ी करके कहा। हुआ लिंग वू अकादमी के शिक्षकों को ये स्पष्ट था कि अग्नि मेघ चरण किम यून ही का किंग गोंग था। वह इसे परम सिद्धि स्तर तक भी विकसित कर सकता था। हालांकि किम यून, जो केवल 15 वर्ष का था, ने वास्तव में ज्वलंत बादल चरणों की साधना पूर्णता तक कर ली थी। हवा में खड़ा होना उड़ने जैसा था। झाओ दे भी दरवाजे से गुजरा। जब उसने किम यून को देखा, जो उससे पहले आ गया था, तो उसके दिल का गुस्सा और भड़क उठा। किम यून ने राक्षसी जानवरों को मारने की पिछली प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया था। उसने सोचा था कि यह एक अचूक जीत होगी, लेकिन किसे पता था कि किम यून फिर से पहला स्थान छीन लेगा। अन्य छात्रों ने भी प्रवेश द्वार अवरुद्ध कर दिया। उन्होंने पहले किम यून को हवा में दौड़ते देखा था। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि किम यून ने अग्नि मेघ चरणों की साधना करके पूर्णता प्राप्त कर ली है। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वह झाओ दे की तरह उड़ने वाले जूते नहीं पहनता था। इस बार झाओ दे बिना कुछ कहे हार गया। ये कहना पहले से ही मुश्किल था कि उसने उड़ने वाले जूते पहने थे या नहीं, लेकिन अब तो वह किसी और के किंग गोंग से भी आगे निकल गया था। उसके चेहरे पर कुछ और कहने की हिम्मत नहीं थी। वह केवल असहाय होकर देख सकता था, क्योंकि किम यून शीर्ष ग्रेड गहन रैंक मार्शल आर्ट का दावा करने जा रहा था। यही सुनामी कला है। इसे कंपन शक्ति में बदलने के लिए आंतरिक शक्ति का उपयोग आवश्यक है। यदि आंतरिक शक्ति पर्याप्त प्रबल है और आप परम सिद्धि की अवस्था तक साधना करते हैं, तो आप समुद्र में सुनामी उत्पन्न कर सकते हैं। राष्ट्रपति झांग ने एक पुस्तक निकाली और किम यून को दी। किम यून ने इसे अपने हाथ में ले लिया और मन ही मन आह भरी। यांग शियू के मार्गदर्शन के बिना उसके लिए साधना करना और भी मुश्किल होता। हालांकि यह मार्शल आर्ट उसके लिए बहुत उपयुक्त थी, खासकर जब इसे शौक इनफ फोर्स के साथ इस्तेमाल किया जाता था। क्या तीसरे राउंड के लिए कोई और द्वंद्व युद्ध है? वे कब शुरू होंगे? किसी प्रकार की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता होनी चाहिए।
है ना? किन यून ने सुनामी तकनीक रखने के बाद पूछा। प्रिंसिपल झांग हंसे, नहीं, ऐसा मुख्यतः इसलिए है क्योंकि पिछले सेमेस्टर में मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में बहुत सारे छात्र मारे गए थे, इसलिए इस सेमेस्टर में मार्शल आर्ट प्रतियोगिताएं नहीं होंगी। इस तरह नए सेमेस्टर की प्रतियोगिताएं समाप्त हो गईं। छात्र मन ही मन शुक्र मना रहे थे कि तीसरा राउंड नहीं था, वरना वे किन यून से सिर्फ इसलिए जलते कि उसने सबसे अच्छा नंबर लाया था। किन यून, तुम्हारी कक्षा में सिर्फ एक ही व्यक्ति है। चूंकि शिक्षक यांग अब नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए तुम अगली बार मेरी कक्षा में आ सकते हो। झाओ गुआंगवेई के चेहरे पर एक धूर्त और पाखंडी मुस्कान थी। मुझे अपनी कक्षा चुनने का अधिकार होना चाहिए, है ना? किन यून झाओ गुआंगवेई का छात्र बनना बिल्कुल नहीं चाहता था। पहले हुआ करता था, पर अब नहीं। यह एक नया नियम है जो इसी सेमेस्टर में आया है। तुम्हें मेरी कक्षा में आना ही होगा, वरना हुआ स्पिरिचुअल मार्शल अकादमी से निकल जाओ। झाओ गुआंगवेई किन यून से बहुत नफरत करता था। अब वह चाहता था कि किन यून उसकी कक्षा में शामिल हो जाए। जाहिर था कि उसके इरादे बुरे थे। जब किन यून ने देखा कि राष्ट्रपति झांग अपने चेहरे पर असहाय भाव लिए चुप रहे, तो उन्हें पता चल गया कि अब वह कुछ नहीं कर सकते। मेरे पिताजी चाहते थे कि तुम हमारी कक्षा में आओ क्योंकि वे तुम्हें बहुत मानते थे। झाओ देसुई हंसे, चिंता मत करो, उस समय मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। किन यून को कक्षा 8 में जाने की जरूरत नहीं है। अचानक किम योंगे की आवाज सुनाई दी। हुआ स्पिरिट मार्शल स्कूल के प्रिंसिपल आ गए थे। जब किन यून स्वर्ग दंडक मीनार से बाहर निकला तो किम योंगे को यकीन नहीं हुआ। उसने खुद छेद देखा था और तभी उसे यकीन हुआ कि किन यून खुद ही बच निकला है। डीन किन, मुझे डर है कि आप भी कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। यह नियम मुख्यतः शिक्षकों को अपने पसंदीदा छात्रों को चुनने की अनुमति देने के लिए था। ये सब छात्रों की भलाई के लिए था। हमारा ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस इसी तरह अपने शिष्यों को प्रशिक्षित और पोषित करता है। झाओ गुआंगवेई ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, जैसे ही उसने अचानक उड़कर आए धूसर वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति को देखा। किन योंगे एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसके बाल पूरी तरह से सफेद नहीं थे। उसके काले बालों का आधा हिस्सा सफेद था और उसके चेहरे पर बस झुर्रियां ही झुर्रियां थीं। हालांकि ये जीवन के उतार चढ़ावों से भरा था। उसकी थोड़ी पर छोटी सी दाढ़ी थी और उसकी गहरी तीखी आंखें अधिकार से भरी हुई थीं जब वह किन यून को देख रहा था। किन यून ने पिछली बार ही किन योंगे की आवाज सुनी थी। ये पहली बार था जब उसने उसे व्यक्तिगत रूप से देखा था। किन यून पहले ही मार्शल बॉडी के 6ठे स्तर पर पहुंच चुका है। उसे हुआ लिंग वू अकादमी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसे 3 रहस्यमयी आंगन में भेजने की सिफारिश करूंगा। किन योंगे के गंभीर चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। किन यून मार्शल बॉडी के 6ठे स्तर तक पहुंच गया था। जब वहां मौजूद सभी लोगों ने ये सुना तो उन्हें जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। जियाओ युलान मार्शल बॉडी क्षेत्र के 8वें स्तर पर पहुंच गया था। ये जानना जरूरी था कि आधे साल से भी अधिक समय पहले किन यून केवल मार्शल बॉडी क्षेत्र के 4थे स्तर तक ही पहुंचा था। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। झाओ गुआंगवेई को बहुत बड़ा झटका लगा और उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि यह सच था। उनके मन में उनका बेटा झाओ दे बेहद प्रतिभाशाली था। उसकी आध्यात्मिक नाड़ी 5 गुना थी और वह किन यून से 6 महीने बड़ा था। हालांकि वह मार्शल बॉडी क्षेत्र के 5वें स्तर पर ही था। वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका कि उसका बेटा किन यून की तुलना में तेजी से सफलता हासिल करने में असमर्थ था। मार्शल बॉडी का 6ठा स्तर मुख्यतः आंतरिक शक्ति का विकास करता है। अभी वह अपनी आंतरिक शक्ति को स्वतंत्र रूप से मुक्त कर सकता है। किन योंगे ने किन यून को देखा तो उसे यकीन हो गया कि यह सच है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अपनी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करके मेरी रक्षा पंक्ति को तोड़ो। झाओ गुआंगवेई को विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया और अपने सामने एक चट्टानी ढाल छोड़ दी। ठीक है। किन यून कुछ कदम आगे बढ़ा और मिट्टी और पत्थर से बनी ढाल के सामने पहुंचा। उसने अपनी आंतरिक शक्ति को मुक्त किया और एक भयंकर ज्वाला उत्पन्न की। उसने पत्थर की ढाल पर मुक्का मारा। टकराना। आंतरिक शक्ति की प्रचंड आग ने ढाल को चकनाचूर कर दिया। आंतरिक शक्ति की शक्ति जरा भी कम नहीं हुई। वह आग के गोले में बदल गई और झाओ गुआंगवेई की ओर बढ़ी। झाओ गुआंगवेई ने कभी नहीं सोचा था कि किन यून की आंतरिक अग्नि इतनी भयानक होगी। उसने सोचा था कि उसकी चट्टानी ढाल उसे रोक लेगी, इसलिए जब आंतरिक अग्नि उसके शरीर से टकराए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बूम! ज्वाला बैंगनी सुनहरी लपटों के एक गोले में बदल गई, जिसने झाओ गुआंगवेई को जला दिया। किन योंगे ने जल्दी से अपना हाथ लहराया और एक सफेद धुंध छोड़ी, जिसने झाओ गुआंगवेई के शरीर को ढक लिया और आग बुझा दी। झाओ गुआंगवेई बुरी तरह घायल हो गया था। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। उसे जलाकर उसकी हालत बहुत दयनीय कर दी गई थी। वह मार्शल बॉडी के 7वें स्तर पर एक मार्शल कलाकार था, फिर भी वह किन यून के एक वार का सामना नहीं कर सका। कई शिक्षक तो विश्वास से परे आश्चर्यचकित हो गए। जब किन यून मार्शल बॉडी के 5वें स्तर पर था तब उसकी ताकत पहले से ही 6ठे स्तर के शक्तिशाली मार्शल बॉडी के बराबर थी। अब जब वह 6ठे स्तर पर पहुंच गया था तो अगर वह पूरी ताकत से लड़ता तो 7वें स्तर के मार्शल बॉडी से लड़ते हुए उसे शायद चोट भी न लगती। डीन, मुझे याद है कि तुमने पहले कहा था कि अगर मैं हेवन पनिशर टॉवर से बाहर आ जाऊं तो तुम मुझे मुआवजा दोगे। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, उस समय बहुत से लोगों ने ये सुना था। तुम अपनी बात से पलट नहीं सकते। मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करूंगा। मेरे पीछे आओ। किन योंगे मुस्कुराया और फिर अपने हाथ पीठ के पीछे करके हवा में उछल पड़ा। उसके पैरों के नीचे से लपटें उठ रही थीं। यह अग्निमेघ चरणों, अग्नि ज्वाला का महान पूर्णता चरण था। किन यून ने भी उसका पीछा करने के लिए ज्वलंत बादल चरणों का इस्तेमाल किया।
वह मन ही मन किन योंघे के मुआवजे की प्रतीक्षा कर रहा था। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस और किन महल के सभी लोग ईर्ष्या से भर गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि किन यूं की ताकत बहुत बढ़ गई थी। किन योंघे बहुत शक्तिशाली और रहस्यमयी था। कोई भी उसके मूल के बारे में नहीं जानता था और सभी का मानना था कि उसने किन यून को जो मुआवजा दिया था वह जरूर कुछ अच्छा था। अध्याय 95 अमर दफनाने का चित्र। किन योंघे का पीछा करते हुए हुआ लिंग वू प्रांगण के पीछे निषिद्ध क्षेत्र में पहुंच गया। यह क्षेत्र क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला के एक बड़े पर्वत के निकट था। एक विशाल पर्वत की तलहटी में एक गुफा थी। किन योंघे ने किन यून को गुफा में ले जाकर पुस्तकों से भरे एक पत्थर के कमरे में ले गया। डीन, आप मुझे क्या देने वाले हैं? किन यून जिज्ञासावश पूछने से खुद को रोक नहीं सका। किन योंघे ने जानवर की खाल का एक पुराना चौकोर टुकड़ा निकाला, उसे मेज पर रखा और पूछा, इसे देखो, ये कैसा दिखता है? बर्फ जैसी सफेद जानवर की खाल वहां बहुत समय से पड़ी हुई लग रही थी और लगभग 1 मीटर लंबी थी। हालांकि उसकी सतह पुरानी थी, लेकिन छूने पर बहुत मुलायम थी। जोर से चुटकी काटने पर पता चलता था कि सतह काफी सख्त है। ये जानवर की खाल एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षसी जानवर से आई है। इस जानवर की खाल को विशेष रूप से परिष्कृत किया गया है। ये बिल्कुल भी साधारण नहीं है। ये तलवारों और भालों से अछूती है, पानी और आग से अछूती है। किन यून ने इसे ध्यान से छुआ और आश्चर्य से बोली। किन योंघे को उम्मीद नहीं थी कि किन यून इतनी सारी चीजें देख पाएगी। वह थोड़ा घबराया और पूछा, और फिर इस पर कट के निशान हैं। इसे जानवर की खाल के किसी बड़े चौकोर टुकड़े से काटा जाना चाहिए था। किन यून ने ध्यान से चीरे को देखा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, और यह खाल कई टुकड़ों को आपस में दबाकर बनाई गई है। इस पर आत्मा के निशान खुदे हुए हैं। आखिर यह चीज क्या थी? जानवर की खाल का दर्जा बहुत ऊंचा है। मेरे लिए अपने नक्काशीदार चाकू से इस पर आत्मा के निशान बनाना नामुमकिन है। किन योंघे के ये कहने के बाद वह मुस्कुराया। आप सचमुच शिलालेख गढ़ने की कला में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। सच कहूं तो यह एक नक्शे का टुकड़ा है। नक्शा? कौन सा नक्शा? उन्होंने इसे बनाने के लिए वाकई बहुत महंगी और दुर्लभ सामग्री का इस्तेमाल किया था। सतह बर्फ की तरह सफेद थी, उस पर किसी भी तरह के रेखाचित्र का निशान नहीं था, तो उन्होंने इसे छिपाने के लिए कोई खास तरीका अपनाया होगा। किन यून हैरान रह गया। यह नक्शा वाकई असाधारण था। नक्शा काली रेखाओं से बनाया गया था और मैं अभी भी इसे नहीं समझ पाया हूँ। किन योंघे ने आह भरी, मुझे यह नक्शा 10 साल से भी ज्यादा समय पहले मिला था और यह आपके शाही पिता थे जिन्होंने मुझे दिया था। मेरे शाही पिता ने तुम्हें ये दिया था? किन यून घबरा गया और उसने जल्दी से पूछा, तुम्हारे और मेरे पिता के बीच क्या रिश्ता है? किन योंघे मुस्कुराए, उनकी आंखें कोमल और दयालु हो गईं और उन्होंने आह भरी, मैं आपके शाही पिता का दादा हूँ और आपका परदादा भी हूँ। ये कैसे संभव है? किन यून का चेहरा आश्चर्य से भर गया क्योंकि उसे यह अविश्वसनीय लगा। वह अपने पूर्वजों के मामलों से काफी परिचित थे, खासकर उनके परदादा जिनका नाम किन जिंगचेन था। वे भी तियानकिन में मरने वाले पहले सम्राटों में से एक थे और 37 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। किन योंघे ने कहा, मैंने बहुत पहले ही क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में कदम रख दिया था और लगभग मर ही गया था। मैं वहाँ कई सालों तक फंसा रहा। बाद में हुआ लिंग वू अकादमी के पुराने डीन ने मुझे बचाया और फिर मुझे नया डीन बनने के लिए तैयार किया, क्योंकि उस समय तक मैं मार्शल आर्ट्स के ताव में प्रवेश कर चुका था और अब शाही सत्ता से कोई लगाव नहीं था। इसलिए मैंने शांतिपूर्वक साधना की और शाही महल में वापस नहीं लौटा। इसलिए मैंने अपना नाम बदल लिया। तुम्हारे शाही पिता ने मुझे हुआ लिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल में पढ़ते समय पहचान लिया था। उन्होंने मुझसे वादा भी किया था कि वे किसी को नहीं बताएंगे। किन योंघे ने आह भरी, जब उसने मार्शल दाव क्षेत्र में घुसने की कोशिश की तो क्यूई विचलन और गंभीर चोटों के कारण वह खुद को ठीक नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने मुझसे मदद मांगी। उसकी चोटें मानसिक आघात, मानसिक विक्षिप्तता थीं। अब वह काफी बेहतर है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मेरी देखभाल करने में असमर्थ रहे हैं। तो पता चला कि वह अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते। किन यून ने पूछा, पिताजी कहाँ हैं? क्या उनकी तबीयत ठीक है? किन योंघे ने सिर हिलाया और कहा, वह अभी अपनी चोटों को ठीक करने के लिए बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहा है। मुझे यकीन नहीं है कि वह ठीक हो पाएगा। जब तक आप उसे माफ कर सकते हैं तब तक ये ठीक है। उस समय आपके अपंग होने की बात ने भी उसे बहुत पीड़ा दी थी और इससे उसकी चोटें और भी बढ़ गई थीं। किन यून ने सिर हिलाया और जानवर की खाल की ओर देखते हुए कहा, परदादा, आप मुझे नक्शे का ये टुकड़ा देना चाहते हैं, है ना? ये तो तुम्हारा ही है। इसी जानवर की खाल के टुकड़े की वजह से तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता से मिली और मर गई। किन योंघे ने गंभीर भाव से इस बारे में बात की। किन यून अचंभित रह गया। दरअसल यह उसकी माँ की मृत्यु से संबंधित था। उसने आश्चर्य से किन योंघे को देखा। वह सचमुच जानना चाहता था कि क्या हो रहा है। किन योंघे ने धीरे से कहा, इस नक्शे को अमर दफन स्क्रॉल कहते हैं। उल्कापिंड गिरते ही एक छोटे से पहाड़ी गांव के पास गिरा और 4 टुकड़ों में बट गया। तुम्हारी माँ और 3 अन्य महिलाएं नदी के किनारे कपड़े धो रही थीं। उल्कापिंड गिरने के बाद इसने तीनों साम्राज्यों का ध्यान खींचा। उन्होंने तुरंत उस छोटे से पहाड़ी गांव में लोगों को भेजा। तुम्हारी माँ उसी समय तुम्हारे पिता से मिली और उन्हें पहली नजर में ही प्यार हो गया। उस समय तुम्हारे पिता अभी भी युवराज थे। किन यून ये भी जानता था कि उसकी माँ एक आम औरत थी, इसीलिए शाही हरम की कई रखैलें उससे ईर्ष्या करती थीं। किन योंघे ने आगे कहा, जिन 2 महिलाओं ने अमर दफन आरेख के अन्य टुकड़े प्राप्त किए थे उन्हें भी क्रमशः तियान क्यूई साम्राज्य और तियान शियाओ साम्राज्य के राजकुमार द्वारा ले जाया गया था, जिसका अर्थ है कि वे अब दोनों देशों की सम्राट हैं।
उनमें से जो तियानची राज्य में गईं, वे भाग्यशाली नहीं रहीं। वे महल में दासियां बन गईं और बच्चों को जन्म देने के तुरंत बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। जहाँ तक उस महिला की बात है जो स्वर्गीय गर्जन साम्राज्य में गई थी, उसका भाग्य बहुत अच्छा है। वह शाही उपपत्नी बनी, लेकिन उसका सौभाग्य ज्यादा दिन नहीं चला। वह अपने बच्चे को जन्म देने के कुछ साल बाद ही मर गई, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह। किन यून के विचार तुरंत घूम गए जब उसने पूछा, दूसरी महिला के बारे में क्या? आपके महान गुरु। किन यूंगे के शब्दों से किन यून का शरीर कांप उठा। महागुरु, क्या वह भी किसी श्राप से मर जाएगी? किन यून ने कांपती आवाज में पूछा। किन यूंगे ने अपना सिर हिलाया। ये सच नहीं है। वह एक पशु जाति है और उसे श्राप नहीं मिला था, फिर भी वह कुछ राक्षसी कलाओं से प्रभावित थी। उस समूह के लोगों ने मौके का फायदा उठाया और उसे अपनी साधना में फंसा लिया। किन यून ने उत्तेजना में अपनी मुट्ठियां भींच लीं और गुस्से से फुसफुसाया, तो यह ऐसा है। किन यूंगे ने उसका कंधा थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, वह ठीक हो जाएगी। आखिरकार वह श्राप से तो बच ही चुकी है। अभी तो उसे कहीं छिपकर आराम करना चाहिए। पर दादा, क्या मुझे अन्य 3 जानवरों की खालें ढूंढनी चाहिए? किन यून ने पूछा। किन यूंगे ने आगे कहा, जहाँ तक मुझे पता है वह महिला जो नौकरानी के रूप में काम करने के लिए क्यूई साम्राज्य गई थी, लेकिन अपने उत्कृष्ट रूप के कारण उसका तियानकी सम्राट के साथ संबंध था और बाद में उसने क्यूई मिलान नामक एक बच्ची को जन्म दिया। और वह महिला जो स्वर्गीय दहाड़ साम्राज्य गई थी, वह जियाओ युएलन और जियाओ युएली की माँ थी। वे दोनों महिलाएं असल में क्यूई मिलियन और शियाओ युएलन की माँ थीं। इससे किन यून फिर से घबरा गया। उसे ये भी समझ आ गया था कि उसकी सगाई जियाओ युलान से क्यों हो पाए, क्योंकि उसकी माँ जियाओ युलान की माँ को जानती थी, इसलिए उनके बीच का रिश्ता बहुत अच्छा रहा होगा। किन यून को याद आया कि उसे और उसकी माँ को मरे हुए कई साल हो गए थे। वह आह भरते हुए बोला, क्या उन्हें इस बारे में पता है? किन यूंगे ने अपना सिर हिलाया। मुझे भी ज्यादा यकीन नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुद पता लगाओ कि क्यूई मिली के साथ तुम्हारा रिश्ता बुरा नहीं है। दूसरी ओर जियो युएलन की तरफ से मुश्किल हो सकती है। जब तुमने पहले जियो लैंग को अपंग बनाया था, तब से जियो तियान तुम्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान चुका है और तुम्हें स्वर्गीय दहाड़ साम्राज्य में प्रवेश करने से रोक चुका है। किन यून ने मिश्रित भावनाओं के साथ जानवर की खाल उतार दी। हुआ लिंग मार्शल आर्ट स्कूल पर ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस ने गुप्त रूप से कब्जा कर लिया है। मैं लगभग हवा में ही हूँ। ये भी अच्छा है। किन यूंगे ने किन यूं के सिर को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे जैसा परपोता पाकर मैं आखिरकार आराम से क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला की सैर कर सकता हूँ। पर दादा, आप जा रहे हैं? किन यून बहुत अनिच्छुक था, क्योंकि उसने इतने सालों के बाद एक बार फिर रिश्तेदारी का अनुभव किया था। 9 उजाड़ भूमि अत्यंत विशाल है, मैं इसे देखना चाहता हूँ। किन यूंगे ने हंसते हुए आह भरी, भविष्य में जब तुम्हारे पास मेरी शक्ति होगी तो तुम्हारे मन में भी यही विचार आएंगे। अध्याय 96, ये क्विंगफेंग। किन यून पहले ही परिपक्व हो चुका था और 3 रहस्यमय अकादमी की ओर जाने वाला था। अपनी ताकत के दम पर वह निश्चित रूप से अलग दिखने और ब्लैक लेवल मार्शल अकादमी में सफलतापूर्वक प्रवेश पाने में सक्षम होगा। इस प्रकार किन यूंगे आराम से रहस्यमयी क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला का अन्वेषण करने में सक्षम हो गया। पर दादाजी, अच्छा, क्या आपके पास मुझे देने के लिए कुछ और नहीं है? किन यून ने अपना सिर खुजाते हुए हंसते हुए कहा। उन्होंने महसूस किया कि चूंकि किन यूंगे इतने सालों से प्रिंसिपल थे, इसलिए वह निश्चित रूप से बहुत अमीर होंगे। अगर यह पहले होता तो बेहतर होता। मेरे पास जो भी संसाधन थे वे ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस ने छीन लिए हैं। उस समय हुआ लिंग वू अकादमी के संस्थापक ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस से आए थे, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता था। किन यून, जो पहले बहुत खुश था, तुरंत ही बहुत निराश हो गया। जब किन यूंगे ने किन यून को देखा तो वह खिलखिलाकर हंसा। चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी तुम्हारे लिए कुछ है, ले लो। किन यून ने उसे उठाया और देखा। वह 50 बैंगनी सिक्के थे, जो 50,000 क्रिस्टल सिक्कों के बराबर थे। उसने घृणा से उसे रख लिया। मच्छरों के पैर भी मांस के थे। कुछ न होने से तो ये बेहतर ही था। उसके तिरस्कार भरे भाव को देखकर किन यूंगे ने मुस्कुराते हुए डांटा, अरे छोटे बदमाश, क्या तुम कोई शिलालेखकार नहीं हो? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम्हें मार्शल आर्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आंतरिक शक्ति साधना विधि, क्या तुम किन स्पिरिट आर्ट चाहते हो? जरूरत नहीं। किन यू के पास तारकीय सूर्य हृदय सूत्र था और यह किन लियानफेंग के सूत्र से कहीं बेहतर था। इससे वह अपनी मार्शल आर्ट पर चल पाता था। उसमें युद्ध कौशल की कोई कमी नहीं थी। उसने अभी अभी जो सुनामी तकनीक हासिल की थी वह सर्वोच्च श्रेणी के गहन रैंक कौशलों में से एक थी। किन यूंगे ने एक पत्र निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, ये पत्र लो और रहस्यमय अंकन हॉल में जाकर इसे डुआन कियान को दे दो। उससे कहो कि वह तुम्हारे लिए 3 गहन अकादमी जाने का प्रबंध करे। मिस्टीरियस पैटर्न पैलेस और ब्लैक लेवल मार्शल आर्ट्स अकादमी के बीच एक घनिष्ठ संबंध प्रतीत होता था। मिस्टीरियस पैटर्न पैलेस अक्सर ब्लैक लेवल मार्शल आर्ट्स अकादमी के काम में मदद करता था। किन यूंगे के पीछे गुफा से बाहर निकला और विशाल पर्वत की चोटी पर पहुंचा। उसने आकाश में 9 तपते सूर्यों को देखा। किन यूंगे का चेहरा लालसा से भर गया और उसने हल्के से कहा, सबसे रहस्यमयी चीज आज भी ये 9 सूर्य हैं। उस जमाने में बूढ़े हेडमास्टर ने कहा था कि अगर कोई 9 सूर्यों के रहस्यों को जान सके तो उसे 9 सूर्यों की शक्ति प्राप्त हो सकती है। जाहिर है, अपनी मौजूदा ताकत के साथ मैं इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं कर सकता,
9 वीरान भूमि के किनारे पर हम इस समय एक विकट स्थिति में हैं जहां आध्यात्मिक ऊर्जा और संसाधन दुर्लभ हैं। पर्यावरण के कारण हमें खतरनाक क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला से गुजरकर मार्शल वीरान भूमि की ओर बढ़ना होगा। यहीं पर मार्शल मार्ग फल फूल रहा है और चमक रहा है। पर दादा, आपको क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला के अंदर सावधान रहना होगा। किन यून बेहद हिचकिचाहट के साथ फुसफुसाया। मेरे पास काफी ताकत है, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम मार्शल डेसोलेशन क्षेत्र में फिर मिलेंगे। किन यूंग जोर से हंसा। आग के बादल पर कदम रखते हुए वह पलक झपकते ही दूर गायब हो गया। किन यून उदास मन से था। धीरे से आह भरकर उसने अपना मन शांत किया और राष्ट्रपति झांग को अलविदा कहा। उसने पिछले कुछ दिनों में उसकी देखभाल के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। इसके बाद वह हुआ लिंगवू अकादमी से निकलकर शाही शहर के रहस्यमय पैटर्न पैलेस की ओर चल पड़ा। पिताजी, मुझे आशा है कि मैं आपसे फिर मिलूंगा। जंगल से गुजरते हुए किन यून ने मन ही मन सोचा। वह सचमुच कुछ महीनों में होने वाले जियाओ युएलन और किन जेनफेक के सगाई समारोह में अपने पिता से मिलने की आशा कर रहा था। किन यून मुख्य सड़क पर नहीं चला। उसने सुरक्षा की दृष्टि से जंगल से होकर चलना चुना। हालांकि 2 घंटे से अधिक समय तक जंगल में दौड़ने के बाद उसे अचानक आध्यात्मिक शक्ति की कमजोर लहरें महसूस हुईं। जब से वह एक सितारा बन गया था, तब से वह आध्यात्मिक शक्ति के प्रति अत्यंत संवेदनशील था। कोई मुझे मार डालने का इरादा रखता है। ये भांपते ही किन यून उछल पड़ा, घने पत्तों को चीरता हुआ आकाश में पहुंच गया। फिर वह अग्निमेघ के कदमों से दौड़ने लगा। हुआ लिंग मार्शल आर्ट स्कूल से मेरे साथ कौन आया होगा? अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि वह अत्यंत शक्तिशाली शक्ति वाला व्यक्ति था। कम से कम वह मार्शल बॉडी क्षेत्र के 8वें स्तर पर था। भागने के बारे में सोचना भी मत। तभी जंगल से एक चीख आई और अचानक एक विशाल बवंडर प्रकट हो गया। एक भयंकर तूफान आया जो आसमान की ओर उठा और धूल उड़ाता हुआ चला गया। दुनिया अचानक अंधेरी हो गई। बिजली चमकी और गरजने लगी। तेज हवाएं चलने लगीं, मानो दुनिया पर अचानक नर्क छा गया हो। जंगल के कई सौ मीटर ऊंचे पेड़ रेत के साथ उखड़कर बिखर गए थे। ये बेहद भयावह दृश्य था। किन यून, जो हवा में उड़ गया था, उस भयानक आकर्षण शक्ति का प्रतिरोध करता रहा और लगातार हवा में ही कदम बढ़ाता रहा। फिर भी वह बच नहीं सका। इस आदमी में हवा और थंडर मार्शल स्पिरिट है। ये बहुत डरावना है। उसी क्षण किन यून घबरा गया। वह बवंडर के बीचों बीच बह गया और लकड़ी के कई टुकड़ों से टकरा गया। उस पर बिजली की तेज कौंध गिरी और उसका शरीर बेतहाशा दर्द से करा उठा। बवंडर में घसीटे जाने के कुछ ही क्षण बाद बैंगनी वस्त्र पहने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया। बेटे, तुम्हें जिंदा पकड़ना मेरे हाथ हिलाने जितना आसान है। हाँ, बैंगनी वस्त्रधारी आदमी खिलखिलाकर हंसा और उसने किन यून की गर्दन पकड़ ली। उसने बिजली के बोल्ट में प्रचंड बिजली की ऊर्जा भर दी। ये तुम हो, रानी वेश्या का बड़ा भाई। किन यून ने चेहरा देखते ही तुरंत पहचान लिया। यह मार्शल बॉडी के 9वें स्तर के शिखर पर एक मार्शल कलाकार था। उसका नाम था ये किंगफेंग। तुमने मुझे सिर्फ बचपन में देखा था, लेकिन तुम मुझे अब भी याद करते हो। हाँ, तुम हमारे ये परिवार के खिलाफ लड़ना चाहते हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम जिंदा हो या मर गए। ये किंगफेंग ने अपनी ताकत बढ़ाते हुए शैतानी मुस्कान दी। उसने किन यून के शरीर में और ज्यादा बिजली प्रवाहित की, जिससे उसका शरीर जोर से कांपने लगा और वह चीखने लगा। निराशा के उस क्षण में उसे अचानक 2 बेहद जानी पहचानी धुंधली आभाएं महसूस हुईं। हालांकि वह सोच नहीं पा रहा था कि वे कौन थीं। कौन है ये? किंगफेंग ने अचानक अपना सिर घुमाया और एक काली परछाई को झपट्टा मारते देखा। ये काले शल्कों से ढका एक विशाल बाघ था, जिसकी गति बिजली की तरह तेज थी। जैसे ही विशाल काला बाघ झपटा, उसने ये किंगफेंग की गर्दन पर काट लिया। ये किंगफेंग ने बहुत तेजी से बचने की कोशिश की, लेकिन मांस का एक बड़ा टुकड़ा अभी भी उसकी छाती से काटा गया था और मांस का एक बड़ा टुकड़ा उसके कंधों से तेज बाघ के पंजों की एक जोड़ी द्वारा फाड़ दिया गया था। वह मार्शल बॉडी क्षेत्र के 9वें स्तर पर था, फिर भी वह इस राक्षसी जानवर के हमले का सामना नहीं कर सका। इस तरह का क्रूर जानवर वाकई भयानक था। यहाँ तक कि जब किन यून जमीन पर गिरा और लंगड़ाकर जमीन पर गिरा, तो वह डर के मारे कांप उठा। उसे याद आया कि डिंग तियानचुन ने क्या कहा था कि एक सचमुच शक्तिशाली राक्षस जानवर एक साम्राज्य को भी नष्ट कर सकता है। स्टील काइलिन टाइगर। लेकिन ये तो काला पड़ गया है। किन यून ने काइलिन स्टील टाइगर की दोस्ताना निगाहों को पहचान लिया और अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने एक घटिया विशालकाय स्पिरिट किंग हथौड़ा निकाला और गिरे हुए ये किंगफेंग पर फॉलिंग स्टार स्टाइल से जोरदार प्रहार किया। आघात, आंतरिक बल और ज्वाला आंतरिक बल पूरी तरह से और हिंसक रूप से विलीन हो गए और सुचारू रूप से राजा हथौड़ा में डाल दिए गए। आंतरिक शक्ति को सक्रिय कर दिया और ये किंगफेंग की छाती में प्रवेश किया। आंतरिक शक्ति के उस धागे ने ये किंगफेंग के सीने में एक बड़ा खूनी छेद कर दिया। इसके बाद वह जमीन से गुजरता रहा और जमीन पर एक गहरा छोटा कुआं बना दिया। जब अर्धमृत ये किंगफेंग ने किन यून को स्टील टाइगर के सिर को धीरे से सहलाते हुए देखा, तो बहुत नाराजगी और आक्रोश पैदा हुआ। चूंकि वह अपने मध्य वर्षों में मार्शल बॉडी क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच चुका था, इसलिए उसकी प्रतिभा को उत्कृष्ट कहा जा सकता था। अब जबकि ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस उतर चुका था, तो इस बात की प्रबल संभावना थी कि अगले कुछ वर्षों में उसे मार्शल दाव क्षेत्र में पदोन्नत कर दिया जाएगा। लेकिन अब वह यहाँ गिर चुका था। वह अपनी बहन से बेहद नफरत करने से खुद को नहीं रोक पा रहा था। उसे किन यून को भड़काने की क्या जरूरत थी? ये किंगफेंग की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी आंखें अनिच्छा से भरी हुई थीं। तुमने फिर से मेरी जान बचाई।
किन यून ने लिंगू को रगड़ा जिसका सिर नीचे झुका हुआ था और जो गहरी भावनाओं से भरा हुआ था। इससे पहले उसने स्टील टाइगर को केवल लापरवाही से छोड़ दिया था, लेकिन वह इस वजह से 2 बार बच गया था। क्या आप 9वें स्तर के राक्षसी जानवर बन गए हैं? किन यून को याद आया कि युआन यानयंग ने उस समय लिंगू स्टील टाइगर का पीछा किया था। उसने तुरंत इधर उधर देखा और एक जवान लड़की को जानवर की खाल से बने कपड़े पहने तैरते हुए देखा। वह देखने में बदहाल थी, लेकिन बेहद खूबसूरत थी। ये युवा लड़की युआन यानयंग थी। अध्याय 97 आकर्षण जादूगर का प्रमाण पत्र। युआन यानयंग के चेहरे पर एक ताज़ा मुस्कान थी। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उसके कपड़े बेहद बेढंगे थे। फिर भी वह बेहद सरल और सहज दिख रही थी, साथ ही उसमें एक बोल्डनेस भी झलक रही थी। उसके सामने खड़ी युआन यानयंग उस युआन यानयंग से पूरी तरह अलग थी जो षड्यंत्र और अहंकार के लालच से भरी हुई थी। तुम फिर से बदल गए हो, मैं तुम्हें फिर से पहचान नहीं पा रहा हूँ, किन यू ने मुस्कुराते हुए कहा। आज की तुम पहले से कई गुना ज्यादा खूबसूरत हो। जब किसी का दिल खूबसूरत होगा तभी वह खूबसूरत होगा। युआन यानयंग हल्के से मुस्कुराई और बोली, ये सब भाई यून की बदौलत है जिन्होंने मुझे जगाया और सही रास्ते पर लाया, वरना मैं बस एक घटिया औरत होती जो घमंड में डूबी रहती। वर्तमान युआन यानयंग समझ सकती थी कि किन यून को युवराज और सम्राट की उपाधि का लालच नहीं था। उसकी अपार शक्ति के सामने यह नगण्य था। इस समय मृत्यु किंगफेक का इतना ऊंचा पद था और वह मार्शल बॉडी क्षेत्र के 9वें स्तर पर भी था। फिर भी अपार शक्ति के सामने वह एक भी वार नहीं झेल सका। चाहे कितने भी ताकतवर हो जाओ, क्या फायदा। आखिर में पूरी ताकत के आगे उसे एक दयनीय मौत का सामना करना पड़ा। किन यून ने युआन यानयंग की सूर्य जैसी मुस्कान की प्रशंसा करते हुए राहत भरी सांस लेते हुए कहा, मैं खुश हूँ कि तुम उस दलदल से बाहर निकलने में सफल रही। युआन यानयंग की आंखों में अपराध बोध साफ दिखाई दिया और उसने हल्की सी आह भरी। मैं खुश इसलिए रह पाई क्योंकि तुम मेरे साथ थे, लेकिन जब तुम किसी मुश्किल स्थिति में फंस जाती हो तो तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं होता। तुम बिल्कुल अकेली होती हो। उस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा हौसले और देखभाल की जरूरत थी। फिर भी मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, मुझे सच में बहुत अफसोस है। उसकी साफ और खूबसूरत आंखें आंसुओं से भरी थीं। वह बेहद दोषी और टूटा हुआ महसूस कर रही थी। उसका दिल उन कई सालों के अकेलेपन से दुखी था जिन्हें उसने मुश्किलों का सामना करते हुए बिताया था। अब और अतीत का जिक्र मत करो, आओ कुछ घूंट पीते हैं और अतीत की सारी कड़वाहट भूल जाते हैं। किन यून हंसा और उसने शराब के 2 जग निकाले। युआन यानयंग ने जग उठाया और एक ही घूंट में सारा पानी पी गई। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और फिर उसने जग जमीन पर पटक दिया। वह जोर से हंसी और बोली, अब तुम्हारी बारी है। किन यून मुस्कुराया और एक ही घूंट में शराब गटक गया। उसने शराब का जग भी तोड़ दिया। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और पुनः मित्रवत हो गए। किन यून ने झुके हुए स्टील टाइगर को देखा और पूछा, यानयंग, स्टील टाइगर को क्या हो गया है? वो तो असल में टूटकर गिर गया है। युआन यानयंग ने सिर हिलाया और कहा, जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं इसके साथ संवाद कर सकती हूँ, इसलिए मैंने इसे मनुष्यों की साधना विधियां सिखाईं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह आगे बढ़कर 9वीं श्रेणी का जानवर बन जाएगा। शायद इसकी मार्शल स्पिरिट के कारण इसका रंग काला हो गया। किन यून को याद आया कि उसकी दोलनशील मार्शल आत्मा भी काली थी। वह ये शक करने से खुद को नहीं रोक पाया कि लिंगू बाघ की मार्शल आत्मा भी काली थी। जब वह टूटकर बाहर आया तो उसने कहा कि हमें तुमसे मिलना ही होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि हम फिर कब मिलेंगे। युआन यानयंग ने किलिन स्टील टाइगर के फर को सहलाया। हम कुछ दिनों से जंगल में तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। किन यून ने सिर हिलाकर स्टील टाइगर की आंखों में देखा और पूछा, भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? युआन यानयंग ने कहा, हम क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला से गुजरेंगे। उसने कहा था कि वह ऐसा कर सकता है। बड़े भाई यून, क्या आप हमारे साथ आना चाहेंगे? ये सुनने के बाद किन यून के मन में एक बहुत मजबूत विचार आया, लेकिन उसके पास अभी भी कई महत्वपूर्ण काम थे। उसने सिर हिलाया, अभी भी बहुत से काम हैं जो मैंने नहीं किए हैं। चूंकि तुम लोग जाना चाहते हो, इसलिए तुम्हें रास्ते में सावधानी बरतनी होगी। ये तुम्हारे लिए है। उन्होंने अपने 2 लाइटनिंग मार्क ब्रेसर युआन यानयंग को दे दिए। इससे उन्हें बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा उनके लिए इसे परिष्कृत करना बहुत आसान था और उससे भी बेहतर, युआन यानयंग ने उसे एक बड़ा बंडल भी दिया जिसके अंदर स्टील टाइगर का छूटने वाला कवच था। ये 10 से ज्यादा थे और 8वीं श्रेणी के राक्षसी जानवर का कवच बहुत कीमती था। भाई यून, अपना ख्याल रखना, हम फिर जरूर मिलेंगे। युआन यानयंग ने स्टील टाइगर पर सवार होकर भागने से पहले एक पल के लिए किन यून को गले लगाया। उसने पहले जो कुछ भी हुआ था उसका अनुभव किया था और अब वह परिपक्व हो चुकी थी। वह बहुत मजबूत हो गई थी और उसे अपना भविष्य का लक्ष्य मिल गया था। किन यून ने युआन यानयंग को जाते हुए देखा और भावुक होकर आह भरी। वह बहुत खुश था। उसने ये किंगफेक की लाश को जला दिया और दौड़ते हुए उसके जख्मों को भरने के लिए हल्के अक्षरों का इस्तेमाल किया। जब वह शाही शहर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो अंधेरा हो चुका था और उसकी चोटें काफी कम हो गई थीं। ये कुल ने इस बार एक मार्शल बॉडी लेवल 9 साधक खो दिया है, इसलिए उनका नुकसान बहुत ज्यादा है। तुम्हें मुझे उकसाने के लिए किसने कहा? किन यून ने रात के अंधेरे में शाही शहर के प्रवेश द्वार की ओर देखा और तेजी से अंदर चला गया। किन यून एक बार फिर शाही शहर आया। हालांकि वह शहर में पला बड़ा था, फिर भी वह उससे बिल्कुल अनजान था। शाही राजधानी में प्रवेश करने के बाद उसके मन में थोड़ी बेचैनी सी महसूस हुई। सौभाग्य से उसे अभी भी रहस्यमयी पैटर्न पैलेस की ओर जाना था। केवल रहस्यमय पैटर्न पैलेस में आकर ही वह सहज महसूस कर सकेगा।
उनके लिए ये स्थान हुआ लिंग वू से अधिक सुरक्षित था। रहस्यमय मार्क्स पैलेस के मुख्य हॉल के एक कमरे में किन यून के आगमन की खबर सुनकर डुआन कियान जल्दी से वहां पहुंच गया। जब किन यून ने डुआन गान को देखा तो वह जल्दी से उसका अभिवादन करने के लिए खड़ा हो गया। फिर उसने उसे एक पत्र दिया। इसे देखकर ही डुआन गान ने अनुमान लगा लिया कि किन यून को 3 रहस्यमय अकादमी के लिए अनुशंसित किया गया है। इसका मतलब था कि मार्शल बॉडी क्षेत्र के 6ठे स्तर पर उसका साधना आधार था। यद्यपि वह किन यून की प्रतिभा से अच्छी तरह परिचित था, फिर भी उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी जल्दी सफलता प्राप्त कर लेगा। पिछली बार जब तुम गए थे तो मुझे पता था कि देर सवेर तुम ये चीज मेरे पास जरूर लाओगे, बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी आ जाएगी। डुआन कियान ने चिट्ठी खोली और उसे देखा, फिर सिर हिलाकर मुस्कुराया। किन यून शरारत से मुस्कुराया। दादाजी डुआन, मैं यहाँ सिर्फ 3 गहन अकादमी जाने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे एक और जरूरी काम निपटाना है। डुआन कियान बहुत उत्सुक था। कुछ देर सोचने के बाद उसने पूछा, क्या जरूरी बात है? किन यून ने विशाल आत्मा राजा हथौड़ा निकाला और उसे धीरे से कुछ बार हिलाया। विजयी मुस्कान के साथ उसने कहा, प्राथमिक टैटू मास्टर परीक्षा। डुआन कियान ने आंखें फाड़े हथौड़े को घूरा। एक पल के सदमे के बाद उसने मुस्कुराते हुए आह भरी। वह एक नज़र में बता सकता था कि यह विशालकाय आत्मा राजा हथौड़ा था। यद्यपि यह रॉयल ग्रेड स्पिरिट हथियार नहीं था, फिर भी विशालकाय स्पिरिट किंग हैमर, जो एक निम्न ग्रेड स्पिरिट हथियार को परिष्कृत कर सकता था, उसे अभी भी दुर्जेय माना जा सकता है। क्या तुमने सचमुच इसे परिष्कृत किया है? एक विलक्षण प्रतिभा के रूप में डुआन कियान ने विशाल आत्मा राजा हथौड़ा के ब्लूप्रिंट देखे थे और जानता था कि इसे बनाना बेहद मुश्किल होगा। यद्यपि यह एक निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार था, फिर भी यह निश्चित रूप से ऐसा हथियार नहीं था जिसे किन यून जैसा कोई नौसिखिया बना सके। मैंने जो सामग्री इस्तेमाल की थी वह ज्यादा अच्छी नहीं थी। आखिरकार मैं इसे पहली बार परिष्कृत कर रहा हूँ, मैं पहले इसका इस्तेमाल करूंगा। किन यून ने हथौड़ा डुआन कियान को दे दिया। डुआन कियान ने उसे उठाया और भौहें चढ़ाकर ध्यान से उसकी जांच की। वह कभी कभी जांचने के लिए उसमें आंतरिक शक्ति डालता, कभी सिर हिलाता तो कभी सिर हिलाता। एक पल उसे देखने के बाद उसने धीरे से कहा, सामग्री की गढ़ाई प्रक्रिया बेहद उत्कृष्ट है। सामग्री वास्तव में उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन निम्न श्रेणी की आत्मा कलाकृतियों में इन्हें उत्कृष्ट माना जा सकता है। अगर आप कोई गलती ढूंढना चाहते हैं तो आप बस यही कह सकते हैं कि शिलालेखों के पैटर्न प्राकृतिक नहीं हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आप अनुभवहीन हैं, लेकिन आप कई पुराने कारीगरों से बेहतर हैं। हम परीक्षा कब शुरू कर सकते हैं? किन यून के प्राथमिक स्तर के प्रतीक गुरु बनने के बाद वह रहस्यमय पैटर्न महल में स्वतंत्र रूप से आ जा सकेगा। वह मुफ्त में आलीशान कमरों का आनंद ले सकेगा। सामग्री खरीदते समय भी उसे विशेष सुविधा मिलेगी। अगर वह एक सच्चा प्राथमिक स्तर का शिलालेख मास्टर बन जाता तो उसकी परिस्थितियां निश्चित रूप से बेहतर होती। रहस्यमय अंकन हॉल हर जगह था और यह बेहद सुविधाजनक होता। डुआन गान ने कहा, शिलालेख गुरु को आत्मिक कलाकृतियां बनाने, तावीज बनाने और संरचनाएं स्थापित करने में सक्षम होना चाहिए। मुझे अभी भी आपकी व्यूह रचना करने की क्षमता के बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर आप परीक्षण करना चाहते हैं तो ये सिर्फ आपकी व्यूह रचना करने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए है। हेवन पनिशर टॉवर में किन यून ने भागने के लिए 9 सूर्यों की आत्मा अभिसरण सरणी स्थापित करने का सहारा लिया था। यह उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, ठीक है, मैं अब संरचना तैयार करना शुरू करूंगा। डुआन कियान ने अपने भंडारण वस्तु से जानवर की खाल का एक चौकोर टुकड़ा निकाला जो लगभग 1 मीटर चौड़ा था और कहा, इसके ऊपर एक आकृति बनाओ। पशु की खाल से बनी संरचना भंडारण के लिए सबसे आसान संरचनाओं में से एक थी। किन यून नीचे बैठ गया और अपना नक्काशीदार चाकू निकाल लिया। उसने आत्मा के नमूने उकेरने शुरू कर दिए। वह सबसे सरल जल संग्रहण संरचना बनाना चाहते थे। जल संग्रहण तंत्र का उद्देश्य तंत्र के बीच में बैरल रखकर तंत्र को सक्रिय करना था। फिर यह 9 सूर्यों की आत्मिक ऊर्जा को एकत्रित कर सकेगा और उस आत्मिक जल को बाल्टी में संघनित कर सकेगा। आत्मा जल का उपयोग मुख्यतः कलाकृतियों को सक्रिय या परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था। इसका उपयोग औषधीय स्नान में भी किया जा सकता था, इसलिए यह एक सामान्य बात थी। इसलिए इस तरह की संरचनाओं का अक्सर उपयोग किया जाता था। अध्याय 98 कीमिया प्रतियोगिता। जल संग्रहण समूह के लिए आवश्यक सभी आत्मा अभिलेख मूल आत्मा अभिलेख थे। इन्हें प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान था, इसलिए किन यून ने बहुत पहले ही इन आत्मा अभिलेखों में महारत हासिल कर ली थी। उसने पहले भी 9 सूर्यों की आत्मा अभिसरण व्यूह जैसी एक विशाल संरचना स्थापित की थी, इसलिए अब उसके लिए एक साधारण जल संग्रह व्यूह स्थापित करना मुश्किल नहीं था। वह इसे बहुत जल्द स्थापित कर लेगा। जानवर की खाल पर आत्मा की रेखाएं उकेरने के बाद किन यून को केवल ऊर्जा के रूप में सरणी को सक्रिय करने के लिए चिन्हित स्थान के अनुसार बैंगनी क्रिस्टल सिक्का या एक साधारण क्रिस्टल सिक्का रखना था। बगल में डुआन कियान गुप्त आश्चर्य से देख रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि किन यून आत्मा की आकृतियां बनाने में बेहद तेज और कुशल था और उसकी छाप भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने सिर हिलाकर प्रशंसा की, ये जल संचय संरचना बहुत अच्छी है। किन यून ने व्यूह को सक्रिय किया और शीघ्र ही चमकदार और पारभासी आध्यात्मिक जल संघनित होकर बीच में रखे लकड़ी के बेसिन पर टपकने लगा। आपने शिलालेख मास्टर का प्रमाणन पास कर लिया है। मैं अभी आपको प्राथमिक शिलालेख मास्टर का बैज बना दूंगा। डुआन कियान हंसा। आप हमारे हॉल में अब तक देखे गए सबसे कम उम्र के शिलालेख मास्टर हैं। किन यून केवल हल्के से मुस्कुराया और उत्साहित नहीं लग रहा था। डुआन गान ने अपना प्रतीक चिन्ह निकाला और किन यून का नाम उकेरना शुरू कर दिया।
वह बेहद उत्साहित था। एक 15 वर्षीय शिलालेख मास्टर, इस क्षेत्र के इतिहास में भी इससे पहले कभी भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ था। शिलालेख हॉल की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब उसने किन यून के चेहरे पर शांत मुस्कान देखी तो उसने मन ही मन आह भरी। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद अपंग राजकुमार न सिर्फ मार्शल बॉडी क्षेत्र के छठे स्तर पर पहुंच गया, बल्कि वह एक शिलालेख गुरु भी बन गया। ऐसी प्रतिभा की बराबरी सिर्फ जियाओ युलान ही कर सकता था। किन यून, 2 दिनों में हमारे रहस्यमय पैटर्न पैलेस में एक कीमिया प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है। आपको भी इसमें शामिल होना चाहिए। डुआन गान ने पहले ही प्रतीक चिन्ह उकेर दिया था और किन यून से उसे खून से बांधने को कहा था। किन यून ने खून टपकाते हुए पूछा, कीमिया प्रतियोगिता? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। डुआन कियान हंसा, शायद तुम्हें पता न हो, लेकिन शिलालेख गुरुओं के बीच यह एक बेहद प्रसिद्ध प्रतियोगिता है। समय आने पर सभी प्रकार के प्रसिद्ध गुरु इसमें भाग लेंगे, इसलिए तुम्हें जरूर आना चाहिए। मुख्य प्रतिस्पर्धा क्या है? किन यून का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने जल्दी से पूछा। फोजिंग। ये सबसे बुनियादी लोहे को आध्यात्मिक लोहे में ढालना था। अगर यह एक उच्च स्तरीय शिलालेख गुरु है तो गढ़े गए आध्यात्मिक लोहे की गुणवत्ता बेहतर होगी। डुआन कियान हंसा, मास्टर वेई पहले ही लगातार 2 बार चैंपियनशिप जीत चुके हैं। मास्टर वेई भी भाग ले रहे हैं? किन यून की आंखें चौड़ी हो गईं। हालांकि मास्टर वेई एक विश्वासघाती और दुष्ट व्यक्ति थे, फिर भी उनमें कलाकृतियां बनाने का हुनर था। अगर ऐसा न होता तो सिर्फ शेखी बघारने के कारण इतने सारे लोग उनकी पूजा नहीं करते। डुआन कियान ने सिर हिलाया। केवल शिलालेख लेखक ही भाग ले सकते हैं। आप पहले से ही एक शिलालेख गुरु हैं, इसलिए आप भाग ले सकते हैं। ये रहस्यमय चिन्ह महल का दशक में एक बार होने वाला भव्य सम्मेलन था। मास्टर वेई केवल इसलिए प्रसिद्ध हुए क्योंकि उन्हें 2 प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान मिला था। किन यून ने थोड़ा सिर हिलाया। अगर यह कोई मार्शल आर्ट प्रतियोगिता या ऐसा ही कुछ होता तो वह जिससे मुकाबला कर रहा होता वह मार्शल बॉडी के 5वें या 6ठे स्तर पर ही होता। उसे जीत का पूरा भरोसा था। मास्टर वेई जैसे व्यक्ति के इस कीमिया प्रतियोगिता में भाग लेने से उन्हें ज्यादा आत्मविश्वास नहीं हुआ। किन यून के आत्मविश्वास की कमी देखकर डुआन गान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बस स्पिरिट आयरन को गलाने का काम है। तुम उनसे ज्यादा बुरे नहीं हो। किन यून की बनावटी कला में अच्छी पकड़ थी। हालांकि उसने कभी अपनी तुलना किसी और से नहीं की थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि वह कितना अच्छा है। इस प्रतियोगिता के बाद मुझे अन्य शिलालेख मास्टर्स के बारे में भी अधिक विस्तृत जानकारी मिल सकेगी। किन यून ने सिर हिलाया। अगले 2 दिनों तक किन यून ने स्पिरिट आयरन को गलाने का अभ्यास किया। स्पिरिट आयरन को गलाने की प्रक्रिया में साधारण लौह अयस्क को पहले एक भट्टी में डाला जाता था जिस पर कीमिया उत्कीर्णन होता था। उत्कीर्णक स्वयं ज्वाला छोड़ता था और फिर जले हुए लौह अयस्क को निकालकर हथौड़े से बार बार पीटता था। फोजिंग प्रक्रिया के दौरान अशुद्धियों को हटा दिया जाएगा और स्पिरिट आयरन को फोज करने के लिए आंतरिक शक्ति को शामिल किया जाएगा। 1000 जिन लौह अयस्क को अंगूठे के आकार के आध्यात्मिक लौह पिंड में परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। आध्यात्मिक लौह अयस्क के आकार का यही मानक प्राचीन काल से चला आ रहा था। यदि आपको स्पिरिट आयरन का बड़ा टुकड़ा चाहिए तो बड़ा टुकड़ा बनाने के लिए कई छोटे स्पिरिट आयरन सिलियों का उपयोग करें। किन यून ने बहुत पहले हॉल ऑफ वंडर्स में ऐसी कई आध्यात्मिक धातुएं गढ़ी थीं। अंततः उसने आत्मा के लोहे को राक्षसी जानवर की हड्डी के साथ मिलाकर उसे उच्च श्रेणी के अस्थि इस्पात में ढाला। एक शिलालेख मास्टर के लिए कीमिया और फोजिंग ऐसे कौशल थे जिनमें निपुण होना आवश्यक था। एक ही आकार के लोहे के सिलियां जितनी भारी होंगी उनकी गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी। कीमिया प्रतियोगिता इसी मानक पर आधारित होनी चाहिए, है ना? किन यून ने अपने द्वारा बनाए गए स्पिरिट आयरन सिलियों का वजन किया। एक छोटे से टुकड़े का वजन 10 पाउंड से ज्यादा था। ये हॉल ऑफ वंडर्स से खरीदे गए स्पिरिट आयरन सिलियों से 2-3 पाउंड ज्यादा भारी था। 2 दिन की लोहारी की प्रैक्टिस के बाद उसका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया था। बैंगनी सोने की आग की मदद से वह धातुओं को गलाने में भी काफी सुधार कर सकता था। रहस्यमय पैटर्न मैनर गर्म सुबह के सूरज में नहाया हुआ था। एक नया दिन आ गया था। आज दशक में एक बार होने वाली कीमिया प्रतियोगिता का दिन था। वह दिन जब इसे आयोजित किया जाना था। गरिमामय और गंभीर हॉल के अंदर 50 से अधिक शिलालेख मास्टर्स एक सुव्यवस्थित पंक्ति में खड़े थे। वे सभी कई देशों से आए शिलालेख लेखक थे और उनमें से ज्यादातर बुजुर्ग थे। लगभग 1 दर्जन अधेड़ उम्र के लोग थे और उनमें से एक भी युवा नहीं था। शिलालेखवादी आमतौर पर बहुत अहंकारी थे, लेकिन जब वे शिलालेख हॉल में पहुंचे तो उनका अहंकार वापस ले लिया गया। हर 10 साल में एक बार आयोजित होने वाली कीमिया प्रतियोगिता उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। यदि वह प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता तो न केवल उसे अधिक प्रसिद्धि मिलती बल्कि उसे पुरस्कार भी मिलते। ये पुरस्कार, जिसे एक शिलालेख मास्टर भी गंभीरता से लेगा, निश्चित रूप से असाधारण था। विशेष रूप से इस वर्ष ये कहा गया था कि ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस किसी को भाग लेने के लिए भेजेगा। मुझे लगता है कि ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में 20 से ज्यादा शिलालेखकार हैं, एक बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा। ज्यादा नहीं, लगता है ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस भी वैसा ही है। पूरे स्टार पैलेस में सिर्फ 20 लोग हैं, एक और बूढ़े ने असहमति जताई। मास्टर वेई ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस द्वारा कीमिया प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजे गए सभी लोग 20 से 30 साल के बीच के हैं। हमारे देशों में कितने युवा शिलालेखकार हो सकते हैं? एक भी नहीं, एक भी नहीं। इससे सभी मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग शिलालेखवादियों को अचानक ताकत में भारी अंतर महसूस हुआ। इसलिए हम उन नौजवानों से नहीं हार सकते।
ये बहुत अपमानजनक होगा। एक काले कपड़े पहने बुजुर्ग हंसा। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के शिलालेख मास्टर आ चुके थे। लोगों का एक समूह राजसी ढंग से अंदर आया और सभी नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। यद्यपि वे सभी भावशून्य थे, फिर भी उनका अहंकार स्पष्ट था। दूसरी ओर एक वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए मास्टर वेई की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। मास्टर वेई भी मुस्कुराते हुए आगे आए और झांक जुबान का विनम्र अभिवादन किया। जब लोगों ने देखा कि ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के लोगों के साथ उसके संबंध कितने अच्छे थे, तो सभी को मन ही मन ईर्ष्या और जलन हुई। मास्टर वेई ने लगभग 17-18 साल के एक युवक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह स्टार नांगोंग कबीले का अजीबोगरीब नक्काशी वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति लियांग शुइजिन है। 19 साल की उम्र में प्राथमिक शिलालेख मास्टर बन पाना वाकई काबिले तारीफ है। आज मैं भाग्यशाली हूँ कि आखिरकार युवा नायक लियांग को व्यक्तिगत रूप से देख पा रहा हूँ। वह वाकई बहुत सुंदर है और उसका व्यवहार असाधारण है। वह सचमुच अपनी प्रतिष्ठा का हकदार है। लियांग शुइजिन गर्व से मुस्कुराए और बोले, मास्टर वेई भी एक ऐसे गुरु हैं जिनके अजीबोगरीब डिजाइन है और जिनकी कई बुजुर्ग लोग प्रशंसा करते हैं। मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। जब वे बातचीत कर रहे थे, मास्टर वेई ने अचानक किन यून को अंदर आते देखा। तुरंत उनकी मुस्कान गायब हो गई। क्या ये किन यून नहीं है? जब एक बूढ़े टैटू कलाकार ने किन यून को देखा तो वह घबराकर चिल्लाया। सभी लोग तुरंत दरवाजे की ओर देखने लगे और एक भूरे वस्त्र पहने सुंदर युवक को अंदर आते देख हॉल में तुरंत सन्नाटा छा गया। अध्याय 99 गिरती आग। किन यून धीरे धीरे अंदर आया। हालांकि उसने साधारण कपड़े पहने थे, वह शिष्ट, सभ्य और जिंदा दिल था। वह आत्मविश्वासी था और घमंडी नहीं था। उसमें एक शांत भाव था जो उसकी उम्र से मेल नहीं खाता था और वह बेहद आकर्षक था। सबकी निगाहें तुरंत उसकी बाईं छाती पर लगे कांस्य बैज पर टिक गईं। यह एक ऐसा प्रतीक था जो केवल शिलालेख लेखकों के पास ही हो सकता था। प्रतीक के ऊपर एक रत्न था। यह एक प्राथमिक स्तर का शिलालेख शिल्पकार था। हर कोई जानता था कि किन यून केवल 15.5 साल का था। वह लियांग शुइजिन से लगभग 4 साल छोटा था और वह पहले से ही एक शुरुआती स्तर का शिलालेख मास्टर बन चुका था। वहां मौजूद सभी पुराने शिलालेख लेखक आश्चर्यचकित थे। महानिदेशक डुआन गान भी उपस्थित हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार काफी लोग भाग ले रहे हैं। कुल 80 लोग हैं। मुख्य प्रबंधक, क्या किन यून वास्तव में एक शिलालेख मास्टर है? मास्टर वेई इसे स्वीकार नहीं कर सके। डुआन कियान हंसा, किन यून तावीज बना सकता है? तुमने खुद देखा है। मार्शल बॉडी क्षेत्र के छठे स्तर पर कदम रखने के बाद वह एक निम्न श्रेणी के आत्मिक हथियार को परिष्कृत करने और फिर एक संरचना स्थापित करने में सक्षम हो गया। ये बात तो सभी जानते थे कि किन यून मार्शल बॉडी क्षेत्र के छठे स्तर पर था। ये बात तो शुरू से ही अविश्वसनीय थी, खासकर ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के लोग। उन्हें पूरा यकीन था कि अगर किन यून ने आत्मा शास्त्र की साधना नहीं की तो उसे मार्शल बॉडी के छठे स्तर तक पहुंचने में कई साल लग जाएंगे। हालांकि कुछ ही समय बाद किम यून ने मार्शल बॉडी क्षेत्र के छठे स्तर तक पहुंचकर उनके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। उस समय सबसे अस्वीकार्य बात ये थी कि किम यून वास्तव में एक शुरुआती शिलालेख मास्टर बन गया था। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के भीतर 19 वर्ष की आयु में गर्व से स्वर्ग तक पहुंचने में सक्षम होना। जब कोई प्राथमिक शिलालेख मास्टर बन गया तो ये देखा जा सकता था कि यह युवा टैटू मास्टर कितना दुर्लभ था। लेकिन परित्यक्त राजकुमार किम यून 5 सालों में इतनी भयानक हालत में पहुंच गया था। हर कोई जानना चाहता था कि इस हालत तक पहुंचने के लिए उसने कितने कष्ट सहे होंगे। लियांग शुइजिन ने दांत पीस लिए। किम यून के रूप रंग के कारण उसकी प्रसिद्धि छिन गई थी। बुरा नहीं, मजे में शामिल होना भी अच्छा है। अगर आप अच्छी रैंकिंग पाना चाहते हैं तो इस पर भरोसा मत कीजिए। मास्टर वेई ने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। उसके बेटे की अज्ञात मौत हो गई थी। किम यून, जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था, एक शुरुआती स्तर का शिलालेख गुरु बन चुका था। उसका दिल नफरत से लहूलुहान था। किम यून ने केवल एक हल्की सी मुस्कान दी। डुआन गान ने कहा, आज की प्रतियोगिता पिछली प्रतियोगिताओं से अलग है। इस बार हमें सभी को 5000 किलोग्राम लोहे के टुकड़े को स्पिरिट स्ट्रिप में ढालना है। ध्यान दें कि ये 10,000 जिन लोहा है, स्पिरिट आयरन नहीं। किम यून ने भौहें सिकोड़ लीं, जबकि अन्य शिलालेख लेखक आश्चर्य से चिल्ला उठे। लोहा, जाहिर है, आम लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला लोहा ही था। इस प्रकार का लोहा भी लौह अयस्क से गलाया जाता था। स्पिरिट आयरन से अलग, साधारण लोहे में स्पिरिट ऊर्जा नहीं होती थी और वह पर्याप्त मजबूत भी नहीं होता था। उसमें कई अशुद्धियां होती थीं। लोहे को स्पिरिट आयरन में बदलना असंभव नहीं था, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत कठिन थी। इसके अलावा केवल सोचकर ही 10,000 जिन को अंगूठे के आकार में बदलना बेहद मुश्किल होगा। क्या ये थोड़ा मुश्किल नहीं है? स्टार पैलेस के एक व्यक्ति ने पूछा। डुआन कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे रहस्यमय पैटर्न महल को पता था कि आपका ब्लू स्पिरिट स्टार महल आना चाहता है, इसलिए हमने अपने पहले पुरस्कार के रूप में एक बेहद कीमती वस्तु निकाली। इसलिए कठिनाई बहुत बढ़ गई है। सब मन ही मन कोसने लगे। साफ था कि हॉल ऑफ वंडर्स ने प्रतियोगिता के नियम बदल दिए थे। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस ने ऐसे युवाओं को भेजा जो विशेष रूप से कुशल नहीं थे। प्रतियोगिता जितनी कठिन होती, उनके जीतने की संभावना उतनी ही कम होती। महानिदेशक महोदय, इसका मतलब है कि प्रथम स्थान का इनाम हमें निराश नहीं करेगा। मास्टर वेई मुस्कुराए और बोले, क्या आप पहले मुझे बता सकते हैं? फिर हम पंजीकरण का फैसला करेंगे। अंगूठे के आकार का तथा 10,000 जिन वजन वाला स्पिरिट आयरन बनाना अत्यंत कठिन कार्य था।
शिलालेख मास्टर्स का ये समूह आमतौर पर इस तरह का कठिन काम नहीं करता था, खासकर पुरानी पीढ़ी के शिलालेख मास्टर्स। वे स्पिरिट आयरन को अपने अधीनस्थों को सौंप देते थे या सीधे खरीद लेते थे। गिरती हुई ज्वाला का एक समूह। जैसे ही डुआन कियान के शब्द निकले, हॉल में सभी शिलालेख मास्टर्स ने कट्टर खुशी प्रकट की। किन यून का दिल उत्साह से धड़क रहा था। किंवदंतियों में कहा गया है कि पतित ज्वाला मार्शल आत्मा आकाश से उतरी थी। अगर इसे सफलतापूर्वक विलीन कर दिया जाए तो मार्शल आत्मा को स्वर्गीय ज्वाला मार्शल आत्मा में परिवर्तित किया जा सकता है। सबके चेहरों पर हैरानी के भाव देखकर डुआन गान हंसा। दरअसल गिरी हुई आग उतनी अद्भुत नहीं है जितनी की किंवदंतियों में कहा जाता है। ये लोगों को तुरंत दिव्य अग्नि मार्शल स्पिरिट का स्वामी नहीं बना सकती और केवल उनकी मार्शल स्पिरिट को एक रैंक आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए गोल्ड फायर मार्शल स्पिरिट को प्लेटिनम फायर मार्शल स्पिरिट में अपग्रेड करने की क्षमता इत्यादि। फिर भी यह अभी भी बहुत अच्छा था। किन यून ने ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के लोगों की तरफ देखा। वे भी फॉल्ना फायर को बहुत चाहते थे। दूसरे शब्दों में ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में ऐसी चीज बेहद दुर्लभ थी। क्या इसमें और सोलफ्लाइट स्टोन में कोई अंतर है? किन यून के पास स्वयं बैंगनी सोने का उड़ने वाला स्पिरिट स्टोन था। डुआन कियान ने उत्तर दिया, बड़े अंतर हैं। उदाहरण के लिए गोल्डन सोल सोआरिंग स्टोन केवल अग्नि मार्शल स्पिरिट को स्वर्ण श्रेणी तक आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। इसकी एक निश्चित सीमा होती है और इसका लाभ ये है कि यह मार्शल स्पिरिट को आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। दूसरी ओर फॉल्ना फायर अलग है। ये किसी भी रैंक की अग्नि गुण वाली मार्शल स्पिरिट को एक स्तर तक बढ़ा सकता है। अब जब आपके पास बैंगनी सोने की अग्नि मार्शल स्पिरिट है तो अगर आप अपनी शक्ति को एक और स्तर तक बढ़ा दें तो क्या होगा? सबने गहरी सांस ली। बैंगनी सोने की रैंक वाली मार्शल स्पिरिट को पहले से ही एक उच्च श्रेणी की मार्शल स्पिरिट माना जाता था। वे इसका उत्तर जानना चाहते थे, लेकिन वे किन यूं की बैंगनी स्वर्ण अग्नि मार्शल भावना को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे। आप तय कर सकते हैं कि आप नामांकन करना चाहते हैं या नहीं। डुआन कियान ने हंसते हुए कहा। जब किन यून ने सबके हाव भाव देखे तो उसे अंदाजा हो गया कि रजिस्ट्रेशन शुल्क कम नहीं होगा। इसके अलावा उसके पास ज्यादा क्रिस्टल सिक्के भी नहीं थे। 500,000 क्रिस्टल सिक्के, है ना? मास्टर वेई सबसे पहले आगे आए। अगर उनकी अग्नि मार्शल स्पिरिट को उन्नत किया जा सके तो उनकी शक्ति में भी काफी वृद्धि होगी। 5 लाख क्रिस्टल सिक्कों की तो बात ही छोड़िए, उनकी कीमत 5 मिलियन भी होगी। डुआन गान ने कहा, इस वर्ष 8 लाख रुपये मिलेंगे और नाबालिगों को भुगतान नहीं करना पड़ेगा। वयस्क व्यक्ति 16 साल का था और किन यून सिर्फ 15 साल का, इसलिए पंजीकरण शुल्क की कोई जरूरत नहीं थी। इससे उसने राहत की सांस ली। ऐसा नियम हमेशा से ही रहा है, इसलिए कोई और कुछ नहीं कह सकता था। 8 लाख। मास्टर वेई बहुत उदार थे। डुआन कियान 800 बैंगनी सिक्के पाकर मुस्कुराया। बाकी शिलालेख लिखने वालों ने भी अपनी पंजीकरण फीस जमा करनी शुरू कर दी, लेकिन ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस से एक भी व्यक्ति नहीं आया। क्या हम इंतजार कर सकते हैं? स्टार पैलेस के नेता ने शर्मिंदगी से कहा। उनके आने पर जो अहंकार था वह भी गायब हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर कोई बता सकता था कि वे पर्याप्त क्रिस्टल सिक्के नहीं लाए हैं। पंजीकरण शुल्क प्रति व्यक्ति 800,000 था और यह इतना बड़ा नहीं था कि ये युवा इसे वहन कर सकें। यहाँ केवल 20 लोग थे और अकेले इसके लिए 16 मिलियन क्रिस्टल सिक्के थे। अगर दूसरे पुराने अजीबोगरीब लोगों का रजिस्ट्रेशन शुल्क भी जोड़ दिया जाए तो यह एक बहुत बड़ी रकम होगी। अगर हॉल ऑफ माकंग ने फॉल्ना फायर को भी सौंप दिया तो भी कोई खास नुकसान नहीं होगा। क्या तुम्हें सचमुच यकीन है कि तुम प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हो? हालांकि उसकी मुस्कान अत्यंत मधुर थी, लेकिन उसमें उपहास का एक अस्पष्ट भाव प्रकट हो रहा था। हम 20 लोगों में से किसी एक को तो पहला स्थान जरूर मिलेगा। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस वालों को ये ताना महसूस हुआ तो वे चिल्लाए, क्या हम थोड़ी देर यहीं रुक सकते हैं? मैं किसी से कुछ क्रिस्टल सिक्के भिजवाता हूँ। डुआन कियान अभी भी मुस्कुराते हुए कह रहा था, मैं आप सभी को पहले नामांकन करवा सकता हूँ, फिर हम दोपहर में प्रतियोगिता शुरू कर सकते हैं। सभी शिलालेख स्वामी किन यून से बेहद ईर्ष्या करते थे। प्रतियोगिता में मुफ्त में भाग लेने से भले ही वे प्रथम स्थान प्राप्त न कर पाएं, कम से कम अपने ज्ञान का दायरा तो बढ़ा सकते थे। ठीक है, इस वर्ष की कीमिया प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण दोपहर में समाप्त हो जाएगा। डुआन गान ने घोषणा की। अध्याय 100 आश्चर्यों का द्वार। कीमिया प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण समाप्त हो गया था, जिसका अर्थ था कि ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस अपने पुराने उत्कीर्णकों को भेजने में असमर्थ होगा। जहां तक युवाओं की बात है, उन्होंने तो पहले ही नामांकन करा लिया था। अगर वे पंजीकरण शुल्क नहीं भरते तो उनके लिए हॉल से बाहर निकलना आसान नहीं होता। डुआन कियान ने भयावह मुस्कान दी, जिससे सभी पुराने अजीब लोग मन ही मन हैरान हो गए। हॉल ऑफ माकंग ने वास्तव में ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस को ऐसे ही स्थापित किया था। मास्टर वेई बहुत खुश थे क्योंकि इस बार प्रतियोगिता जीतने की सबसे ज्यादा संभावना उन्हीं की थी। उनके चेहरे की खुशी देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने पहले ही गिरी हुई लौ पाली हो। उसके पास प्लेटिनम फ्लेम मार्शल स्पिरिट थी। अगर वह इसे हासिल कर लेता तो वह पर्पल गोल्ड तक पहुंच सकता था। जब अन्य पुराने उत्कीर्णकों ने इस बारे में सोचा तो वे चिंतित हो गए। सभी शिलालेख स्वामी अपनी अपनी गलाने वाली भट्टियां और गणने के चबूतरे निकाल लाए। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के सभी युवकों के पास आत्मा की कलाकृतियां थीं। ये स्पष्ट था कि उनका दर्जा कुछ तथाकथित प्रतिभाशाली मार्शल कलाकारों से कहीं ऊंचा था। किन यून की भट्टी निस्संदेह सबसे खराब थी।
वह केवल आधा स्पिरिट हथियार थी। दूसरे लोगों की भट्टियां कम से कम निम्न श्रेणी की स्पिरिट हथियार थीं या फिर मध्यम श्रेणी की स्पिरिट हथियार। इस पर अन्य शिलालेख विशेषज्ञों ने भी उपहास किया। डुआन गान ने कहा, प्रतियोगिता का समय 4 घंटे है, केवल 4 घंटे। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के सभी लोग आंखें फाड़कर देखने लगे, मानो वे डर गए हों। लियांग शुइजिन ने अत्यंत अहंकारी स्वर में कहा, क्या इस प्रतियोगिता का समय बहुत कम नहीं है? डुआन कियान ने मास्टर वेई की ओर देखा और पूछा, मास्टर वेई, क्या आपको लगता है कि यह छोटा है? मास्टर वेई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये वास्तव में थोड़ा छोटा है, लेकिन चूंकि यह आपके रहस्यमय मार्क्स पैलेस द्वारा निर्धारित नियम है, इसलिए हम इसका पालन करेंगे। डुआन कियान ने असंतुष्ट लियांग शुइजिन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अतीत में प्रतियोगिता की अवधि केवल 2 घंटे थी, इसलिए इस बार के 4 घंटे बहुत कम नहीं माने जा सकते। किन यून का दिल भारी हो गया था क्योंकि उसे भारी दबाव महसूस हो रहा था। वह लगभग कह ही देना चाहता था कि समय कम है, लेकिन पुराने दवाखानों के लिए जो प्रतिस्पर्धा तैयार थी, उसे देखते हुए वह बस मान ही गया। दोपहर के समय ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस से कई बूढ़े लोग आए। वे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दोनों तरफ के महलों से आए पुराने शिलालेखकार थे। जब ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के युवाओं ने उन्हें आते देखा तो वे तुरंत उनके पास आए और उनका अभिवादन किया। तुम्हारा रहस्यमय अंकन हॉल अब भी पहले जैसा ही है, ये पहले की तरह ही विश्वासघाती है और तुम्हारा स्वभाव बदला नहीं जा सकता। स्टार नांगोंग महल के एक बूढ़े व्यक्ति ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। उसने एक भट्टी और एक गड़ने वाला हथौड़ा निकाला और कहा, भट्टियां और गड़ने वाला हथौड़ा दोनों ही उच्च कोटि के आध्यात्मिक उपकरण हैं। ए रोंग, इन्हें ले लो। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के सभी बुजुर्गों ने अपने उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरण निकालकर अपने कनिष्ठों को दे दिए। इससे मास्टर वेई और अन्य लोग ईर्ष्यालु हो गए। बेशक मास्टर वेई की भट्टी और फोजिंग हथौड़ा भी बहुत अच्छे थे। वहां मौजूद सभी लोगों में से सिर्फ किन यूं की भट्टी सबसे खराब थी। आधा आत्मा का खजाना। एक बार फिर ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के शिष्यों ने उसका मजाक उड़ाया। किन यून, आपकी शिलालेख प्रतिभा बहुत अच्छी है। क्या भविष्य में हमारे पूर्वी महल में आने के बारे में आपके कोई विचार हैं? मैं पूर्वी महल के क्यू वेई संप्रदाय का एक बाहरी बुजुर्ग हूँ। मेरा नाम रोंग शियाओ हुआ है। एक बुजुर्ग किन यून के पास आया और धीरे से पूछा। किन यून ने यह भी देखा कि ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के शिष्यों में कोई भी पूर्वी पैलेस का शिष्य नहीं था जो भाग ले रहे थे। यहाँ तक कि पूर्वी महल के रहस्यमय पैटर्न संप्रदाय के बुजुर्ग वेंग शियाओ हुआ भी केवल इस मौज मस्ती में शामिल होने के लिए यहाँ आए थे। पूर्वी महल के रहस्यमय द्वार पर सिर्फ तुम ही हो, और तुम कितने सालों से नीचे हो? तुम्हारे पास अब कोई भट्टी या हथौड़ा भी नहीं है जिसे तुम निकाल सको, फिर भी तुम लोगों को भर्ती करना चाहते हो। इसके अलावा किन यूं का तो सिर्फ एक वंश है, पता नहीं वह मार्शल आर्ट के रास्ते पर कितनी दूर तक जा सकता है। नानगोन के बुजुर्ग ने व्यंग्य किया। मुझे लगा था कि आप लोगों ने कहा होगा कि उसके लिए मार्शल बॉडी क्षेत्र के छठे स्तर पर कदम रखना मुश्किल होगा, हालांकि वह अब मार्शल बॉडी के छठे स्तर पर है। शायद वह कुछ ही समय में आपसे आगे निकल जाएगा। एक और बूढ़े ने उपहास करते हुए कहा, रहस्यमय द्वार के भीतरी प्रांगण में एक भी व्यक्ति नहीं है। केवल आप, एक बाहरी बुजुर्ग, ही रहस्यमय द्वार के सदस्य माने जा सकते हैं, और आप अब तक कभी भी आंतरिक संप्रदाय की परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं। अगर आप किन यून को अपना शिष्य बनाना भी चाहें तो वह केवल आंख मूंदकर आपका अनुसरण ही करेगा। इस परीक्षा का जिक्र आते ही वह एक लंबी आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। फिर एक उदास और पीड़ादायक भाव के साथ वह उदास होकर चला गया। उसके लिए यहाँ आना असामान्य था। एक बूढ़े व्यक्ति ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, इस बूढ़े के 3 बेटे और 2 पोते रहस्यमय द्वार की प्रवेश परीक्षा के दौरान अपनी जान गंवा बैठे। पूर्वी महल के रहस्यमय पैटर्न द्वार की प्रवेश परीक्षा सबसे कठिन और सबसे डरावनी थी। यह एक बाल बची थी, और यही कारण था कि पूर्वी महल का रहस्यमय पैटर्न द्वार गिर गया था। इसी वजह से वे अनमोल रहस्यमय पैटर्न विरासत में नहीं मिले। किन यून ने बड़े वेंग की अकेली पीठ को देखा और थोड़ा भावुक हो गया। अचानक उसे एक विचार आया कि इसे आजमाया जाए। रहस्यमयी दरवाजा बहुत रहस्यमय लग रहा था। कई सालों से किसी ने इसकी देखभाल नहीं की थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसे धूल ने बंद कर दिया हो। हालांकि जाने से पहले उसे एक निश्चित स्तर की ताकत हासिल करनी थी। आगे की सोच से पहले उसने स्टार मार्शल आर्ट्स अकादमी में साधना करने की योजना बनाई। प्रतियोगिता मुख्य हॉल में होने वाली थी। डुआन कियान और ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के अन्य बुजुर्ग लोग किनारे से देख रहे थे, इसलिए कोई भी धोखा नहीं दे सकता था। डुआन कियान ने लोगों को आदेश देना शुरू कर दिया कि वे लोहे को मंच पर ले जाएं और इसे प्रत्येक शिलालेखकर्ता के पास रखें। इन 100 किलोग्राम लोहे का प्रत्येक टुकड़ा 100 क्रिस्टल के टुकड़ों के बराबर था, और ये सभी बहुत ही खुरदुरे लग रहे थे। इन्हें शिलालेख मास्टर के बगल में रखा गया था। एक शिलालेख मास्टर द्वारा परिष्कृत किए जाने के बाद ये स्पिरिट आयरन में बदल सकता है, आंतरिक शक्ति को आसानी से अवशोषित कर सकता है और भी अधिक दृढ़ हो सकता है। इस वर्ष की कीमिया प्रतियोगिता अब शुरू होगी। डुआन कियान ने एक बड़े तांबे के घंटे को बजाते हुए जोर से घोषणा की। मैच शुरू होते ही रहस्यमय पैटर्न पैलेस भाप से भरी गर्मी से भर गया। सभी शिलालेख स्वामी अपनी लपटें भट्टी में डालने लगे। एक अच्छी भट्टी न केवल शिलालेख मास्टर की ज्वाला को मजबूत कर सकती है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर उसे और बढ़ा भी सकती है। कथित तौर पर वहां कुछ उच्च स्तरीय प्रगलन भट्टियां थीं जो एक शिलालेख मास्टर की लौ को 10 गुना तक बढ़ा सकती थीं। किन यून की अर्ध आत्मा कलाकृति भट्टी पर केवल कीमिया के शिलालेख खुदे हुए थे।
आग की लपटों को अवशोषित करने के बाद ये स्पिरिट पैटर्न और भी अधिक प्रचंड लपटें छोड़ने में सक्षम होंगे और यह एक प्रकार का स्पिरिट पैटर्न भी होगा जिसका उपयोग आग की लपटों को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। ये तो अच्छी बात थी कि उसके पास पर्पल गोल्ड फायर था, वरना वह और भी पिछड़ जाता। चूंकि सभी भट्टियां उच्च श्रेणी की आत्मा की कलाकृतियां थीं, इसलिए लोहे के 100 जिन एक पल में जलकर लाल हो गए। इसके बाद उन्होंने भट्टी निकाली और गड़ना शुरू कर दिया। बैंग 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 बैंग। लगभग उसी समय लाल लोहे पर हथौड़े के प्रहार की आवाज महान हॉल में गूंज उठी। सिर्फ किन युन को अभी शुरुआत करनी थी। इससे उसे अपनी आत्मा की कलाकृतियों के स्तर में अंतर का एहसास हुआ। यद्यपि उसकी ज्वाला ग्रेड बहुत मजबूत थी और उसकी कीमिया चिन्ह उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट चिन्ह थे, फिर भी वह दूसरों से बहुत पीछे था। यही एकमात्र रास्ता है। किन युन ने मन ही मन भौहें चढ़ाईं और अपनी आंतरिक शक्ति को आग में छोड़ दिया। वह हफ की आवाज के साथ भट्टी में बह निकली। इस विधि से वास्तव में अग्नि की शक्ति में तेजी से वृद्धि हो सकती थी, लेकिन इसमें एक बड़ी खामी थी। वह थी आंतरिक ऊर्जा की खपत की उच्च दर। किन युन बहुत पीछे नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने ये तरीका अपनाया। हालांकि उसके पास अभी भी भरोसा करने के लिए कुछ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास 2 आंतरिक युआन और 9 यांग आत्माएं थीं। आंतरिक युआन में एक आदिम आत्मा भी थी जो 9 यांग क्यूई को उसके शरीर में शीघ्रता से अवशोषित कर सकती थी। किन युन पूरी ताकत लगा रहा है। अपनी आंतरिक शक्ति से आग बनाने के बाद वह शायद ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। भविष्य में आग बनाते समय उसकी आंतरिक शक्ति काफी खर्च होगी। ब्लू स्पिरिट नानगोंग के एक बुजुर्ग ने कहा। एक अन्य वृद्ध व्यक्ति ने कहा, अब समय आ गया है कि वे झंडे हटा लें। लियांग शुई जिन शिलालेख गुरुओं में सबसे कम उम्र के थे। उनकी आंतरिक ऊर्जा भंडारण क्षमता दूसरों की तुलना में बहुत कम थी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले 20 से ज्यादा छोटे झंडे निकाले और उन्हें अपने चारों ओर लगाकर एक ध्वज संरचना बनाई। इसका उपयोग 9 सूर्यों की ऊर्जा के अवशोषण को मजबूत करने के लिए किया गया था। किन युन को बहुत ईर्ष्या हुई। ध्वज निर्माण व्यूह रचना की एक अत्यंत उत्कृष्ट विधि थी। व्यूह रचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल थी। न केवल ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के शिष्यों के पास ध्वज समूह था, बल्कि मास्टर वेई और अन्य के पास भी ध्वज समूह था।